तो हमारी प्रोफेशन में सारे लोग थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा दुखी मन से कभी कभी आते हैं, या फिर उनको लगता है कि हम ठीक नहीं लग रहे हैं। तो अगर थोड़ा सा कामनेस मिल जाए उनको आते अंदर एंटर करते ही, तो उनको अच्छा लगेगा। और मेरे को लगता है वो आते उदास होंगे लेकिन जाते खुश होंगे हमेशा, है ना? हमेशा, क्योंकि आप उनको ऐसा बूस्ट कर देते होगे कि नहीं नहीं तुम टेंशन ना लो, ऐसे हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बोलने से भी ज़्यादा मुझे लगता है स्माइल मेक्स अ डिफरेंस। हैप्पीएस्ट पीपल दे मेक द बेस्ट डॉक्टर्स ऑल्सो। यस, तो ये शुरू से ही है? ये शुरू से है। आई एम अ वेरी वेरी पॉजिटिव पर्सन। लेकिन मेरे को लगता है कि सॉरी मैंने बीच में, मेरे को लगता है कि इसमें ना मम्मा का बहुत बड़ा हाथ रहा होगा आपकी लाइफ में, बिकॉज आपको मोटिवेट करना, बिकॉज इसलिए कि उन्होंने शायद उनके सपने होंगे ये, है ना, कि वो नहीं निकल पाए। बिल्कुल ठीक था, है ना? मम्मा का ये अधूरा सपना था कि मेरी बेटी डॉक्टर बने, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो मेरे दिमाग में ड्रिल करते रहे, और वो ड्रिलिंग इतनी स्ट्रांग हो गई कि मेरा भी वो पैशन बन गया। यस, लेकिन वेरी राइटली सेड टुडे। जैसे जैसे आप बात करते जाते हो, मैं एक्चुअली आई एम गोइंग डाउन द मेमोरी लेन। आई मीन आई वाज ऑलवेज वर्किंग फॉर कॉर्पोरेट्स एंड आई वाज एट अ वेरी सीनियर पोजीशन, बट मुझे ये नहीं पता था कि मेरे अंदर ये बिजनेस स्ट्रीक इतनी स्ट्रांग है कि दैट आई रिमेंबर like 8 to 9 years back when I started with my fellowships and my trainings and everything, कि मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। एंड वो जो कीड़ा था, आई थिंक पापा के वो कभी नहीं जाएगा, वो साथ साथ चलता रहा है। वो सबड्यूड था शायद। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आई विल स्टार्ट ऑफ अ बिजनेस और एनीथिंग, बट इट वाज ऑलवेज देयर इनसाइड मी। सो जब मैं वहाँ बैठी हुई थी मॉर्निंग वाडिया के पास, आई रिमेंबर हम सारी गर्ल्स थी वहाँ पे, एंड आई वॉज डॉक्टर ऑब्वियसली। बाकी सब जो गर्ल्स थे वो डिफरेंट प्रोफेशन से थी, बट आई वॉज ओनली डॉक्टर आउट हियर। सो ऑब्वियसली थोड़ा सा स्टैंड आउट तो करते हो, बिकॉज शी सेड कि how come like being a doctor you are here for a pageant? So I said I wanted to do something different. She said okay. So कहते now what is it that is attracting you to this field? And I said actually it's the glamour quotient of this industry, but I'm not particularly attracted to the glamour, the dress part and everything. I'm attracted to the faces. जैसे मैं सोच इसलिए रही थी कि छोटी छोटी चीज़ें शायद मैटर नहीं करेंगी लोगों को, बट सिंपल चीज़ एज टाइपिंग। ओके, सो आई रिमेंबर जब मैं वो टाइपराइटर तो नहीं, कंप्यूटर पे नॉर्मली क्या होता है, यू सी द डिजिट्स एंड करते हो। आई रिमेंबर मेरे को एटलीस्ट 3 महीने लग गए थे टू लुक इनटू द स्क्रीन एंड दैट गिव मी अ लॉट ऑफ हाई, कि मतलब मैं आपकी तरफ भी देख रही हूँ और मैं सारा कुछ टाइप कर रही हूँ। सो उस वक्त तो मुझे 3 मिले, पर मेरे लिए वो भी एक अलग चीज़ थी करना, बिकॉज मुझे लगता था कि बाकी लोग तो ये कर नहीं सकते, बट आई कैन डू इट, एंड आई कैन डू इट विद वन हैंड ऑल्सो। तो अगर मैं निकाल सकती हूँ तो आप भी निकाल बिल्कुल सकते हो। और अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। और पिछली बार मैम आए थे तो मैंने इनसे पूछा कि मीठा की बात हुई थी, तो मैम ने कहा कि कुछ तकरीबन 10-11 साल हो गए हैं कि प्रॉपर मीठा नहीं खाया, मतलब कि, है ना। सो आई वुड से प्रॉपर मीठे के बात ये है कि मैंने शुगर, वाइट शुगर, इट्स बिन ऑलमोस्ट 10 years आई हैव नॉट टेकन, मतलब कि वो जरूरी है। यस, सो मेरे को ऐसा लगता है कि हर चीज़ जो मैं अपने मुंह में डालती हूँ, इट इज़, आई वुड नॉट से इट इज़ कैलकुलेटेड। मैं हमेशा कॉन्शियस एफर्ट होता है कि जो मैं खा रही हूँ वो एटलीस्ट मुझे कुछ न्यूट्रिशन देनी चाहिए। इन द प्रोसेस आई एम सपोर्टिंग द फार्मर्स, बट मेरे को हमेशा ये रहता है कि अगर मैं सब्जी भी ला रही हूँ अपनी फैमिली के लिए, या मैं अभी कोई प्रोडक्ट मीन खाने का कोई भी चीज़ें खरीद रही हूँ, तो उसका जो सोर्स है वो भी ठीक हो, ताकि मी एंड माई फैमिली वी एटलीस्ट हैव समथिंग न्यूट्रिशियस गोइंग इनसाइड। केमिकल्स ना, केमिकल जितना कम से कम हो, वो हम कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है कि नीतू मैम का अगला बिजनेस भी यही है।
अगला वेरी ट्रू आने वाला है आने वाला वो है। दैट्स आल्सो गोइंग टू बी अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ हाँ, यू सो see, मैंने- नेक्स्ट इन द पाइपलाइन वो भी अब शुरू सब्जियां हम 9 सेक्टर से खरीदेंगे। हाय मैम, हेलो क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक वैसे बताओ, आपका फेवरेट कलर रेड है इट इज एक्चुअली है ना? सी मेरे को पता लग गया। अच्छा वो कैसे मैं आपकी रील्स देख रहा था तो उसमें ज़्यादातर कलर जो था वो रेड था। सो इट्स लाइक वाइट एंड रेड बोथ टोटल कॉन्ट्रास्ट Yes. वाइट एंड देन रेड वाइट तो आपकी वो पूरा एक एक इमेज ड्रेस के है वो, है ना? साथ वो मतलब कि वो तो आपका क्या बोलते हैं उसे, प्रोफेशन के साथ जुड़ा हुआ कलर है वाइट, है ना? हाँ वो है मेरे प्रोफेशन के साथ जुड़ा हुआ है पर मुझे दोनों ये कॉन्ट्रास्ट इसलिए भी अच्छे लगते हैं बिकॉज दोनों से मुझे खुशी मिलती है आई गेस एक से शांति मिलती है एक्चुअली ना? और रेड से रेड से इट गिव्स मी हाई हाई टू वर्क ब्राइट है ना कलर, यस है ना? मूड एलिवेटिंग जो होता है ना वो रेड से आता है राइट। सो दोनों का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है आई गेस और ये मूड बूस्टर भी होते हैं कलर्स ना, बहुत ज़्यादा है ना? अगर मूड बूस्ट मुझे लगता है कि कभी भी आप जब ड्रेस अप हो रहे हो ना तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं एक सटल सा तरीके से ड्रेसअप हो जाऊँ। एक ऐसा मूड लिफ्टिंग चीज़ ज़रूर पहनी चाहिए जिससे कि आप वो वाइब दो। अगर आप वो वाइब दोगे तो आई गेस आपका मूड तो अच्छा होएगा, जिसके साथ हो उसका भी मूड अच्छा होएगा। ये आपने अच्छी बात करी है, मैं अब आगे से ध्यान रखूंगा कि मैं अपने जब भी मैं इंटरव्यू करूं तो उसमें कोई ऐसा कलर पहनूं जिससे मेरा तो हो ही हो और सामने वाले का भी हो जाए। बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने भी वाइट चूज किया था कि मैंने कहा वाइट अच्छा होता है वैसे। नहीं वाइट में कहते हैं सिरेनिटी का तो है ही एक अच्छे से आपका मूड तो लिफ्ट करता ही है। साथ में मुझे लगता है वाइट के साथ ना एक कामनेस तो आती ही है। सो वो कामनेस हम दूसरे को भी तो देते हैं ना। तो हमारी प्रोफेशन में सारे लोग थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा दुखी मन से कभी कभी आते हैं या फिर उनको लगता है कि हम ठीक नहीं लग रहे हैं। तो अगर थोड़ा सा कामनेस मिल जाए उनको आते अंदर एंटर करते ही तो उनको अच्छा लगेगा। और मेरे को लगता है वो आते उदास होंगे लेकिन जाते खुश होंगे आपके हमेशा पास, है ना? हमेशा, क्योंकि आप उनको ऐसा बूस्ट कर देते होगे कि नहीं तुम टेंशन ना लो, ऐसे हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बोलने से भी ज्यादा मुझे लगता है स्माइल मेक्स अ डिफरेंस। हैप्पीएस्ट पीपल दे मेक द बेस्ट डॉक्टर्स आल्सो। यस, तो ये शुरू से ही है? ये शुरू से है। I am a very very positive person. Nice. I give total positivity, everything positive about me, and मैं वो देती भी हूँ बहुत ज़्यादा। I always have that kind of a aura. चाहे मेरे को कोई भी प्रॉब्लम है घर पे है या कोई इश्यूज आ गया है, I don't take it to work. और घर की जो वर्क की जगह वर्क पे हमारा होता है वो घर पे नहीं आता। आपने वही बात कर दी ना कि अगर टेंशन है तो पार्किंग में छोड़ाओ, जाते हुए साथ ले आना। बहुत ज़रूरी है, खुद भी रिलैक्स हो जाओगे। अगर आप रिलैक्स नहीं होना तो आप दूसरे को कभी रिलैक्स नहीं कर सकते हो। ये तो मैंने हमेशा से देखा है। सही चीज़, बहुत बढ़िया। मतलब कि मेरे को कुछ नया सीखने को मिला है। तो सबसे पहले अमृतसर चलते हैं। अच्छा ठीक है। ये बताओ कि अमृतसर के आप हो ना, वहीं पे आप पैदा हुए, वहीं पे कॉलेज आपकी लाइफ रही, तो ये खाने का शौक क्यों नहीं पड़ा? एक्चुअली पता नहीं क्यों नहीं पड़ा, शायद मैंने बहुत देख लिया था। या मुझे लगता है कि अमृतसर में आप एंटर करो तो सबसे पहली 2 चीज़ें आपको मिलती हैं वहाँ पे। एक तो खुशबू खाने की, दूसरा ऑब्वियसली गोल्डन टेम्पल। और आई डोंट वांट टू फॉरगेट द वार्मथ ऑफ द पीपल। जिस तरह वो हमेशा उनको खुशी जाहिर करने का और मिलने का एक ही तरीका है कि आप खाओ अच्छे से। सो अगर आप किसी के घर जाते हो और आप थोड़ा कम खाते हो तो उनको एक्चुअली बुरा लगता है, बिल्कुल टेंशन हो जाती है। उनको लगता है कि ये शायद ना हमें पसंद नहीं करते हैं। तो उनका ग्रीट करने का मतलब ही है कि खाओ अच्छे से। सो अगर हम अच्छे से खा लेते हैं और जो सब कुछ उन्होंने दिया है तब वो खुश होते हैं। अगर उनमें से कम हम खाएं तो उनको लगता है कि ये कुछ गड़बड़ है, ये खुश नहीं है इंसान। सो जैसे ना मेरे हस्बैंड ही वाज फ्रॉम चंडीगढ़ और मैं जो थी आई वाज देयर इन अमृतसर, उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बाहर चली गई थी। तो जब एंगेजमेंट के लिए आए तो ही वाज इनटू फिटनेस एंड वेट ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग। सो ही हैड अ वेरी गुड फिजिक और उनको हमेशा कॉन्शियस थे कि मुझे कुछ चीज़ें खा सकता पर पूरी तरह मैं हर चीज़ नहीं खाऊंगा। बट माई पेरेंट्स गॉट वेरी अपसेट कि मुंडा तो कुछ खांदा ही नहीं है, पकौड़े नहीं खाते, पकौड़े नहीं खाने सारे। कहते ये तो गलत हो गया, कुछ तो ठीक नहीं है। सही गल है। सो कहते हेल्दी तरीका नहीं है बेटा, तुझे खाओ। फ्रूट क्रीम नहीं खराई इसमें ना।
सो अगर लस्सी भी है तो उसमें फुल मलाई डाल के, लस्सी नॉर्मल लस्सी नहीं बनती, लस्सी का जब तक आप 4 चम्मच मलाई के नहीं डालो तब तक वो लस्सी नहीं बनती है। तो शायद मुझे लगता है कि मैं इन सब चीज़ों को देख के मुझे लगा था कि मुझे हेल्दी इसलिए होना है क्योंकि मैंने उन सब को बहुत हेल्दी देखा, बहुत फैट देखा, और मुझे लगता है कहीं ना वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं था। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरा भी वेट ज़्यादा था ना, तो मैं भी 110 किलो से मैंने कम करना शुरू किया। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत मॉडरेशन में खाना चाहिए। आप ये नहीं कि बस खाए जा रहे हो, आप देखो कि आप क्या खा रहे हो। एक्चुअली मुझे लगता है कि अगर हम नहीं देखेंगे ना तो हम तो पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। एंड द फर्स्ट थिंग जिससे कि आप हेल्दी रह सकते हो, अपने माउथ को आई वुड नॉट से क्लिप करना, पर कॉन्शियस होना। जैसे आप कॉन्शियस हो जाओगे तो आपकी जर्नी सक्सेसफुल हो जाएगी। कभी अपनी चीट डेज रखो, पर हर रोज नहीं। अमृतसर में तो हर रोज चीट डे है। अरे हर रोज मैं कह रहा हूँ, एवरी 10 मिनट बाद आप चीट कर सकते हो कुछ ना कुछ खाने के लिए। वो गलत है, वो नहीं कर सकते। मतलब कि आप सुबह शुरू हो जाओ, कुलचे खाने हैं, पूड़ी खानी है, या ज्ञानी पे जाके चाय पीनी है, या फिर उसके बाद फ्रूट क्रीम खानी है, या हमको गुलाब जामुन खाने हैं। मतलब कि न्यूट्री कुलचा, पिज्जा कुलचा। कि आप बिल्कुल बिल्कुल, जब आप अमृतसर चले जाओ तो आपकी जर्नी स्टार्ट ही ऐसी होती है, लिस्ट बनी होती है कौन सा खाना है, कौन सी जगह पे खाना है। ये हमेशा से रहा है, एक बार नहीं। ये प्लानिंग तो यहीं से शुरू हो जाती है जब आप अमृतसर के लिए ट्रैवल करना शुरू करते हो। तो मैं कहती हूँ कि अमृतसर से नहीं, इनफैक्ट वो शुरू हो जाती है हवेली से। क्या हवेली से ही हमने शुरू हो जाना है खाना खाने का, एक सिस्टम सेट हो जाता है। तो स्कूल कौन सा था अमृतसर में? अमृतसर में सेक्रेड हार्ट स्कूल, गर्ल्स स्कूल, बट वेरी नाइस स्कूल, लॉट्स टू लव, वेरी फेमस स्कूल। यस। तो कैसे थे उस समय? मतलब कि नीतू कैसी थी? मतलब कि शरारती थी या बड़ी पढ़ाकू थी? आई वॉज अ वेरी नॉटी किड, वेरी नॉटी किड, एंड I was a total, brat, I would say. और मुझे लगता है कि उस वक़्त मैं बहुत मज़े कर रही थी, मुझे कोई फ़िक्र नहीं थी, एंड आई वॉज नॉट गुड एट स्टडीज़ एट ऑल। आई डिड नॉट वांट टू स्टडी। मैंने पढ़ना था, पर पढ़ने का मुझे कोई शौक़ नहीं था। मुझे लगता है ये तो कभी भी हो जाएगा। अच्छा। तो मेरी टीचर्स हमेशा कहते ये पढ़ती नहीं है, अगर पढ़ लेगी तो ये बहुत अच्छा कर सकती है। I remember I used to hardly score, so I used to get like maybe what, अगर हमारे पास 30 गर्ल्स हैं तो शायद मेरा 20th या 22nd रैंक आती होगी, बिकॉज मैं पढ़ती बहुत कम थी। But then there was a change, one fine day my teacher said, देखो बेटा, I think तुम कुछ करना चाहती हो पर तुम कर नहीं रही हो। और क्यों नहीं कर रहे थे? मतलब क्या था कि माइंड में वैसे ही बस मजे I always, what, निखिल, मुझे ना हमेशा एक डायरेक्शन चाहिए होती थी। तो मुझे लगता है उस वक्त मुझे इसका कोई ज़रूरत ही नहीं लगी कि मुझे ये करना है। मुझे ऐसा कोई मेरा ड्रीम उस वक्त नहीं था। जैसे मेरे को लगा कि मेरा कोई ड्रीम है, या मुझे किसी की तरह लगना है, या किसी को इम्बाइब करना है, या किसी प्रोफेशन की तरफ झुकाव डालना है, दैट्स द टाइम आई थिंक आई गॉट द मोटिवेशन। उससे पहले मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे पढ़ना भी है। मुझे लगता है ये पढ़ाई तो शायद पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं, और किसी चीज़ के लिए मुझे करना ही नहीं, और कोई पर्पस ही नहीं है करने का। तो पेरेंट्स का नहीं रहता था कभी डांट पड़ती हो? कभी पेरेंट्स डेफिनेटली पढ़ती थी डांट। आई बिलोंग टू बिजनेस फैमिली, सो वहाँ पे एक चीज़ हमेशा रही थी कि लड़कियों को पढ़ाई नहीं करनी है, उनको बस शादी कर लेनी है, 20-21 पे शादी करके उनको भेज दो। दैट वाज अ नॉर्मल कॉन्सेप्ट। दैट्स द पॉइंट आई रियलाइज्ड कि मुझे पढ़ना है, मुझे शादी इमीडिएटली नहीं करनी। आई वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, क्योंकि अगर मैं पढ़ाई नहीं करूँगी तो मेरे पेरेंट्स मेरी भी शादी कर देंगे। सो वो चीज़ जब क्लिक की ना, आई सेड इसको तो छोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़े तो शादी करके इट्स अगेन लाइक हैविंग किड्स एंड नॉट डूइंग एनीथिंग, एंड आई वांटेड टू डू समथिंग। एंड वो समथिंग उस वक्त नहीं पता था, बट मुझे ये पता था कि मुझे शादी नहीं करनी है। सो अगर शादी वो भी होता है ना कि कि अभी तो जिंदगी जीनी है ना, मतलब कि सबसे पहले तो बहुत जीनी है, बहुत। आई रिमेंबर आई डिड माई MBBS, एंड मेरे पेरेंट्स आई थिंक आई वॉज 22 देन, एंड ऑलरेडी उन्होंने मुझे बोल दिया MBBS, अभी MBBS का लास्ट सेमेस्टर था। दे सेड अब तो बेटा आपकी शादी करनी पड़ेगी, बिकॉज अगेन बैक ऑफ द माइंड मैंने पढ़ तो लिया, बट मैंने एज बिलोंग टू बिजनेस फैमिली,
मैं 6 महीने घर नहीं वापस आई कि मुझे ये शादी कर देंगे, है ना। और मैंने शादी देखा कि कर बिजनेस देंगे। फैमिलीज में ना जल्दी शादी थोड़ा सा कर देते हैं बच्चों की। एक्चुअली आई फील इवन इसलिए भी बिजनेस फैमिली प्लस अमृतसर, द कल्चर आउट देयर इज लाइक दैट। यहाँ पे ये कल्चर नहीं है, चंडीगढ़ में नहीं है। एंड जो बच्चे बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ पे ये वाले सिस्टम्स नहीं है। बट अमृतसर में नॉर्मली इतना पढ़ाई का कल्चर नहीं है। और मोस्टली इट्स बिजनेस फैमिलीज, और फिर वो शादी जल्दी कर देते हैं क्योंकि बच्चे पढ़ तो इतना रहे नहीं, तो फिर यू नो दे फील दैट इज अ मच बेटर वे ऑफ टेलिंग द किड्स टू डू समथिंग इन लाइफ। तो फिर जब कॉलेज था तो फिर कैसे हुआ? +1 +2 में क्या स्ट्रीम रखी? मेडिकल? मेडिकल, दैट वाज मेडिकल। तो वो किसका चॉइस थी, पापा की मम्मा की? एक्चुअली मेरे को पापा मम्मा की थी। मम्मा की मोटिवेशन थी। और मुझे लगता है वो अच्छी मोटिवेशन थी। वो इसलिए क्योंकि वो बीइंग अ डॉक्टर एक रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन था। और मुझे अभी भी याद है, आई रिमेंबर वन ऑफ द गायनेकोलॉजिस्ट वॉकिंग एंड मम्मा उनको दिखाने के लिए गई थी, तो ऑरा दैट शी हैड, आई रियली लाइक्ड इट। मुझे लगा ये एक बहुत रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है। एंड फॉर अ फीमेल टू बी नोन इमीडिएटली, वो आपको ये प्रोफेशन देता है। और मुझे ना हमेशा अपनी एक आइडेंटिटी तो चाहिए थी, तो वो ये तब तो ये समझ नहीं थी ना कि क्यों ये चीज़ अच्छी लग रही है। बिल्कुल। तो मम्मा की मोटिवेशन भी अच्छी लग रही थी कि कुछ तो है इस प्रोफेशन में। एंड ट्रूली स्पीकिंग उस वक्त व्हाट एल्स, अगर देखा जाए तो उस वक्त होते ही इट वाज आइदर बीइंग अ डॉक्टर और बीइंग इंजीनियर, ये चीज़ें तो होती थी, या कोई गवर्नमेंट जॉब। एज आई सेड, आइडेंटिटी वाज अ बिग थिंग। मुझे लगता था कि अगर मैं ये कर लेती तो एटलीस्ट आई विल बी आइडेंटिफाइड, आई मीन पीपल विल नो मी, एंड प्लस आई विल बी रिस्पेक्टेड कंसिडरिंग दे ऑल, सब जगह मेल्स ही मेल्स हैं। सो मुझे अपनी एक आइडेंटिटी अलग से ज़रूरी चाहिए थी। और उस वक्त अब तो ऑल द फीमेल्स आर डूइंग वेरी नाइस, दे आर, हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। बट व्हेन आई वाज फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड जहाँ लड़कियाँ पढ़ती नहीं हैं, पहले तो छोटा सा कदम था अपनी फैमिली में आइडेंटिफाई होना, कि लाइक पूरी फैमिली में आई वाज द ओनली वन हु बिकेम डॉक्टर। फिर उसके बाद मैं बाहर चली गई, बाहर जाना भी। फिर उसके बाद मैं चंडीगढ़, देन स्टार्टिंग माय ओन बिजनेस। सो लाइफ हर वक्त मुझे ये था कि पहले मैं लोगों को प्रूव कर रही थी, देन आई वाज जस्ट प्रूविंग माई सेल्फ। लेकिन मेरे को लगता है कि, सॉरी मैंने बीच में, मेरे को लगता है कि इसमें ना मम्मा का बहुत बड़ा हाथ रहा होगा आपकी लाइफ में, बिकॉज आपको मोटिवेट करना, बिकॉज इसलिए कि उन्होंने शायद उनके सपने होंगे ये, है ना, कि वो नहीं निकल पाए। बिल्कुल ठीक था, है ना। मम्मा का ये अधूरा सपना था कि मेरी बेटी डॉक्टर बने। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो मेरे दिमाग में ड्रिल करते रहे, और वो ड्रिलिंग इतनी स्ट्रांग हो गई कि मेरा भी वो पैशन बन गया। सो बिकॉज वो स्टैंड तो पापा के सामने तो मम्मा ने ही दिया होगा ना। एब्सोल्युटली, इट वाज अ बिग स्टैंड। उस जमाने में काफ़ी बड़ा स्टैंड था। और पापा को ये बोलना कि लड़की अभी शादी नहीं करेगी, एंड देन हमारे आई मीन आई एम नॉट टॉकिंग कि हमारी फैमिली ऐसा नहीं था कि बैकवर्ड थी, कंजर्वेटिव थी, नथिंग ऑफ द सॉर्ट। सेक्रेड हार्ट पढ़ना, कॉन्वेंट कॉलेज में पढ़ना, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ना, देन गोइंग आउट फॉर एजुकेशन, वेरी फॉरवर्ड। बट बस एक ही चीज़ था कि शादी पहले कर दी जाए, बिकॉज वो सोसाइटी ऐसी थी। तो उस नॉर्म को ब्रेक करने के लिए फिर मम्मा को कुछ तो करना था, एंड दैट वाज अ बिग स्टेप, ह्यूज सैक्रिफाइसेस जो मम्मा ने दी। माय पेरेंट्स, दे हैड टू फाइट विद सोसाइटी। यस, एब्सोल्युटली, दे डिड दैट। उन्होंने कहा होगा बेटी को कहाँ भेज दिया, है ना, क्या करवा रहे हो, है ना, तुम बाहर भेज रहे हो। आई स्टिल रिमेंबर माय मामा जी वाज वेरी फ्यूरियस, एंड ही वाज अपसेट कि लड़की बाहर कैसे जा सकती है, आप ऐसा कर कैसे रखते। देयर वाज अ होल फैमिली डिस्कशन, सब बैठ के सबने डिस्कशन की कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि गर्ल चले जाए। सही बात है। एंड माय पेरेंट्स टुक अ स्टैंड। उस जमाने में उन्होंने पूरा स्टैंड लिया, नो शी इज राइट, शी हैज टू गो। तो ये अच्छी चीज़ होती है। और ना मैंने ये देखा है कि जो बेटियां होती हैं वो वैसे ही पापा के ज़्यादा करीब होती हैं, है ना। तो पापा ने भी उतना ही साथ दिया जितना मम्मा ने दिया। ऑलवेज पापा तो लाइक माय फेवरेट। यस, है ना। वो तो पापा तो, वो बेटियां जो होती हैं परी कहते हैं ना कि पापा की, पापा ने तो मुझे परी की तरह पाला है। नहीं, वो दिखता भी है, वो बिल्कुल लगता भी है कि उन्होंने पूरी कोई कसर नहीं छोड़ी है, चाहे वो आपको कुछ भी कराना हो, चाहे कहीं भेजना हो, तो ऑलवेज उनका
होना तो ज़रूरी था ना। एक बहुत अच्छी चीज़ मेरे पापा में थे, उन्होंने ना कभी भी लाइफ को, जैसे मैं पॉजिटिव हूँ, मेरे पापा शायद सुपर पॉजिटिव है। आई रिमेंबर आई लॉस्ट माई होल लगेज एंड एवरीथिंग इन द ट्रेन। अच्छा। एंड आई रिमेंबर पापा मेरे पास आए और उन्होंने कहा, बेटा यू फाइन? आई सेड हाँ जी। एंड आई वाज क्राइंग, आई हैड ऑल माई लगेज एंड एवरीथिंग वाज गॉन। तुम ठीक हो ना? आई सेड हाँ जी। ये तो सारा कुछ दोबारा आ जाएगा, कम ऑन लेट्स गो बैक होम। आई सेड पापा, आई मीन यू हैव टू गो टू द पुलिस स्टेशन, गेट द रिपोर्ट। नथिंग डूइंग, लेट्स गो एंड घर चलते हैं, एवरीथिंग इज डन, ये सब कुछ वापस आ जाएगा। सो यू नो, कहीं ना कहीं ये चीज़ें पेरेंट्स की आपके दिमाग में रहती हैं, नोइंगली अननोइंगली। पेरेंट्स आपकी लाइफ को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, बहुत ज़्यादा। और हमें लगता है कि यू नो बच्चे सुनते नहीं हैं। अगर मैं अपने पेरेंट्स की सारी बातें सुनती थी तो आई एम श्योर हमारे बच्चे भी सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो हमें ऐसा लगता है कि हम नहीं सुनते, लेकिन कहीं ना कहीं हमें, अब जैसे आप सोचते होगे ना पीछे, तो आपको लगता होगा नहीं यार, उन्होंने जो कहा करवाया वो बिल्कुल सही था मेरी ज़िंदगी के लिए। मैंने ये भी देखा है कि नो बच्चे ना एक एम्प्टी वेसल की तरह है, भरते जाओ आप उनके, और वो जिस तरह से भी आप भरना चाहते हो या जिस तरह बच्चे देखते हैं वो वेसल भरती जाती है। एंड आई थिंक आई एम अ ट्रू कॉपी ऑफ व्हाट माय फादर इज। सो जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, जैसे उन्होंने वैल्यूज़ दिए हैं, वैसे ही मैं वैसे ही यू नो आई एम देयर इन फ्रंट ऑफ यू। यस। और मेरे को लगता है कि पापा के ना पूरे जीन्स आपके अंदर हैं, बिकॉज देखो डॉक्टर तो आप हुई हो, है ना, उसके बाद आप बिजनेस वूमन तो। यस, निखिल वेरी राइटली सेड। टुडे जैसे जैसे आप बात करते जाते हो, मैं एक्चुअली आई एम गोइंग डाउन द मेमोरी लेन। आई मीन आई वाज ऑलवेज वर्किंग फॉर कॉर्पोरेट्स एंड आई वाज एट अ वेरी सीनियर पोजीशन, बट मुझे ये नहीं पता था कि मेरे अंदर ये बिजनेस स्ट्रीक इतनी स्ट्रॉन्ग है कि दैट आई रिमेंबर like 8 to 9 years back when I started with my fellowships and my trainings and everything कि मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। एंड वो जो कीड़ा था, आई थिंक पापा के वो कभी नहीं जाएगा, वो साथ साथ चलता रहा है। वो सबड्यूड था शायद। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यू नो आई विल स्टार्ट ऑफ अ बिजनेस और एनीथिंग, बट इट वाज ऑलवेज देयर इनसाइड मी। एंड कब बाहर आ गया, इट वन फाइन डे जस्ट केम आउट। तो आपने बिल्कुल सही बोला वो ना कि पापा वाली चीज़ की नो कि वो आना ही था एक दिन, क्योंकि बिकॉज बिजनेसमैन का बच्चा बिजनेस ही कर सकता है, वो नौकरी नहीं कर सकता सारी उम्र। कोशिश तो की थी, वो खून में ही नहीं है। खून में नहीं था एक्चुअली। मतलब कि वो ऐसे वाला तो कभी सिखाया नहीं ना पापा ने, तो हमेशा देने वाली चीज़ सिखाई है। तो हाँ, ये चीज़ ना पता नहीं होता। मतलब शायद पापा ने जब बिजनेस किया और हमें पढ़ाया, उनको लगा था कि हम यू नो वील बी डिफरेंट लेवल का एक कॉर्पोरेट सेक्टर और उन सब में जाएंगे, वील हैव अ डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंस। बट शायद उन्होंने इस बात का उनको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि जब उन्होंने डॉक्टर बनाया तो नॉर्मली डॉक्टर्स जो हैं दे आर वर्किंग विद समबडी अनलेस दे हैव देयर ओन हॉस्पिटल और समथिंग, राइट। बट जब ये चीज़ आई आफ्टर लाइक मेनी ईयर्स, strangely I would say I was actually at a very peak of my career wherein I was doing very well. Suddenly I realized कि कुछ और तो करना चाहिए, ये तो हो गया। हाँ। What next? 9 to 5 तो कर ही रही हूँ ना ये तो। What next? I mean, is this what is like the max I can do? That was the time I realized my father has said कि बेटा जब एक बिजनेस कर लेते थे वो दूसरे पे चलते थे, अब क्या नया बनाना है, क्या नया बनाना है। तो वो चीज़ें जो थी ना वो अंदर मेरे अंदर ऑलरेडी थी शायद, वो बस ऊपर उठ के आ रही थी। बिकॉज बचपन से आपने उनको देखा है। हाँ। है ना, कि वो नए प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस हो रहा है ना, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं घर में या किसी के साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो वो आपको दिखता होगा यार शुरू से पापा मेरे ऐसी चीज़ों में रहे हैं जहाँ पे लाइफ ऐसी रही है एकदम ऑलवेज ऑन योर टोज। हाँ। हमारे घर में हमेशा ऐसे होता था, हर चीज़ की डिस्कशन हो रही थी, हर चीज़ के बारे में, चाहे वो कोई भी बिजनेस है। सो पापा ऑलवेज यूज टू, मी एंड माई ब्रदर, हमें इकट्ठा बिठा के दे यूज टू डिस्कस एज इफ हम बड़े हैं। सो वो चीज़ हमेशा से थी। तो जब ये चीज़, जब 9 to 5 जॉब हो गया एंड आई वाज डूइंग एवरीथिंग, सो जब ये चीज़ें उठ के आ रही थी, आई रियलाइज आई हैव टू टेक अ डिफरेंट कॉल ऑल टुगेदर। सो
देन उसमें से फिर बिजनेस निकला, फिर बिजनेस में से और चीज़ें निकली, फिर और निकलता ही रहा, उसमें से एक और बिजनेस निकला, फिर उसमें से एक और ऐसे चीज़ ही निकली। चलता रहा। बिकॉज एक बिजनेस तो कर लिया, उस लगता था कि ये तो एक हो गया, आगे हम क्या कर सकते हैं, मतलब वो एंड पॉइंट कभी नहीं आया, और वो आएगा भी नहीं, वो कभी आएगा नहीं, वो नहीं आएगा। वो इसलिए कि आई हैव सीन, एज आई सेड, माय फादर, आई नोइंगली अननोइंगली मैंने अपने पापा को या अपने पेरेंट्स को इम्बाइब किया है, एंड माय फादर टिल हिज लास्ट, यू नो, वो लास्ट मिनट तक ही वाज वर्किंग ऑन हिज चेयर। वो सबसे वो शायद दिमाग में है, कहीं ना कहीं वो दिमाग में है, और वो रहेगा। और वो सेम आपके साथ भी यही है कि आप, और मेरे को लग रहा है बात करके कि टिल योर लास्ट ब्रेथ यू विल आल्सो वर्क, मतलब कि I've always said that actually to my son. I want to work till the end, and I want to explore the maximum out of myself and around me. चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए, not just businesses, I would say, developing my own hobbies and being creative. हर चीज़ monetary या हर चीज़ money के साथ नहीं related होती. So कुछ अपना अलग से भी होना चाहिए जिसमें आपकी अपनी self development है. So अब आप उस लेवल पे हो जहाँ पे आप अपनी जो चीज़ें थी ना उनको आप थोड़ा टाइम दे सकते हो। बिल्कुल ठीक है, एक्चुअली ऐसा ही है, और वो ज़रूरी है, वो ज़रूरी है, बिकॉज आपकी सोल की ग्रोथ कैसे होगी, है ना। हम सारी उम्र सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, पैसे के लिए हम तब तक काम करते हैं जब तक थोड़ा सेटल ना हो जाए हम, कि अब मेरे को उस चीज़ की टेंशन नहीं है जिस चीज़ की टेंशन बाकी 60% को या 70% को है, बिकॉज अब मैं कुछ अपने लिए करूँ, अपने सोल के लिए, है ना। जैसे आपको पेंटिंग करना पसंद है या आपको घूमना पसंद है या लिखना पसंद है, वो करना चाहिए, उससे आपकी सोल की ग्रोथ हो रही है, देखो अगर हम वो नहीं करेंगे ना तो वर्क लाइफ बैलेंस तो नहीं बन पाएगा। और अगर आपने अपने बिजनेस में और अपनी लाइफ में आई वुड नॉट से सक्सेसफुल, कंटेंटेड होना है, आगे बढ़ना है, देन सारी चीज़ों को साथ लेके बढ़ना है। तो रिलैक्सेशन, अपने सोल को सेट करना और अपने वर्क को सेट करना और अपनी फैमिली को सेट करना, ये एक सर्कल है। इस सर्कल में हर चीज़ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप एक को ऊपर उठाते हो और दूसरे को बिल्कुल नहीं देखते हो, तो वो जो सर्कल है ना वो डगमगाएगा। तो इसको आपको कंप्लीट करना ज़रूरी है। सो तीनों इन सब चीज़ों को साथ लेके चलोगे तो आई थिंक जैसे मैंने बोला, माय फादर वाज वर्किंग टिल द लास्ट मिनट ऑफ हिज ब्रेथ, सो लाइफ विल टेक यू टू दैट कोर्स। और वो अच्छी चीज़ होती है ना, आज आप याद कर रहे हो और वो कितना पॉजिटिव है आपके लिए भी और सबके लिए भी, कि काम सारी उम्र करो, क्यों नहीं करना। आई मीन व्हाट इज स्टॉपिंग यू? आई फील देयर इज नो एज टू स्टार्ट एनीथिंग, और ये कहना कि अब हमारी उम्र होगी तो हमने ये नहीं करना, सब करो। हमारे इट्स श्योरली इन द माइंड, आपके दिमाग में वो भर दिया जाता है, या आई वुड से ये हमारे यहाँ पे कल्चर में ये मेंटालिटी है, हम ये नहीं कर सकते बिकॉज आर एज आ जाएगी। इन फैक्ट देयर इज नो एज। अगर मेरे फादर, आई वुड से एट टिल हिज लास्ट ब्रेथ ही कैन वर्क, I mean now I am working, I am right now starting new ventures. So what is stopping you from doing anything? And I tell my son, he tells mama I am working the whole night I've been working. I said listen बेटा, मैं भी 1 बजे सोई हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा मैं सुबह 6 o'clock उठ गई थी, आज मैं 1 o'clock तक काम किया है। What is extra that you're doing? You can always work. Yes, you must also enjoy. बाकी चीज़ें भी करो, रिलैक्स भी रहो, पर आज अगर आपको एक्स्ट्रा करना पड़ गया फॉर योर सेल्फ, आई मीन डू इट। अगर आपको 60 साल के बाद या 50 साल के बाद ज़िंदगी एंजॉय करनी है तो इन योर यंग एज आपको काम करना चाहिए। ये तो करना ही पड़ेगा। आपका लेवल, या तो 80 साल तक काम करो, या फिर एक रिटायरमेंट एज अपनी डिसाइड करो, वो भी ठीक है। कई लोग हैं ऐसे, आई नो फ्यू पीपल जिन्होंने ये डिसाइड किया है that this is the particular age where जब मुझे तक काम करना है, मैंने इतना बैलेंस बना लिया है, and I'm contented with that kind of a balance, or I want more, and I will work till that age. After that, I have these lists of things to my bucket list is this, मैं उसको पूरा करूँगा, या तो वो करते हैं। हर एक का एक लिस्ट है लाइफ, और वो लिस्ट आपकी पर्सनल है।
इट्स नॉट अबाउट कि आपके हस्बैंड क्या कर रहे हैं, आपके बेटे क्या, ये लिस्ट आपकी खुद की लिस्ट है, ये बहुत अच्छी चीज़ जिसको बोली आपने। आपने खुद पूरा करना है, रिगार्डलेस ऑफ दिस फैक्ट बाकी क्या कर रहे हैं। दैट इज द टाइम यू विल गेट द सेटिस्फैक्शन, वो कंटेंटमेंट, वो एनर्जी, वो पैशन, वो तभी आएगा कि आपकी खुद की बकेट लिस्ट कंप्लीट हो रही है। और मुझे लगता है शायद मेरी कोई बकेट लिस्ट नहीं है, बिकॉज मैं हर रोज तो नहीं बना रही हूँ। हाँ, और ये भी है ना कि उसमें कुछ ना कुछ तो पूरा हो जाता है, कुछ नया डल जाता है। ऐसा ही है। सो वो बकेट नहीं है एक्चुअली। माई लिस्ट इज एवरी डे आई फॉर्मुलेट, आई मीन गो थ्रू इट, मैं उसको पूरा करती हूँ, फिर उसके बाद एक और आ जाती है। इट जस्ट कीप्स एडिंग। और वो आई वुड नॉट से डिलीट भी क्या होता है, जो उसमें उस बकेट लिस्ट में यू नो एज मैं ये निकल हमेशा बोलती हूँ, या हमेशा मेरे दिमाग में रहता है कि मेरे लिए ना हर चीज़ जर्नी है। तो जैसे मैं कोई चीज़ शुरू कर लेती हूँ ना, तो आई जस्ट इन्जॉय द जर्नी। मेरे को ये नहीं लगता कि उसको मैं पूरा करूँगी तो मैं खुशी लूँगी। मुझे आई एन्जॉय द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट। आई एन्जॉय इट, मुझे मज़ा आता है, उसको एन्जॉय करती हूँ। आपने ना वही बात बोल दी कि वो कि मंजिल पे इतना मज़ा नहीं आता जितना मंजिल के सफ़र में आता है। सफ़र, तो सफ़र हसीन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आपका सफ़र हसीन होगा ना, तो आपको उसकी मंजिल तक पहुंचने तक उसकी वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो हाईवे का डायलॉग है ना, वो जिसमें आलिया भट्ट बोलती है, यू नो, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जा रही हूँ, ये मुझे कहाँ लेके जा रहा है। वहाँ मैं पहुँचना भी नहीं चाहती हूँ, बिकॉज ये रास्ता बहुत अच्छा है। रास्ता बहुत अच्छा है ना, तो वही सेम चीज़ है। रास्ता ही तो एंजॉय करना है। वो जर्नी एंजॉय करो। हम ये सोचते हैं कि हम शिमला पहुंचेंगे तो एंजॉय करेंगे, हम वो भूल जाते हैं कि रास्ते में इतने पॉइंट्स आ रहे हैं जहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हो। एक्चुअली वही तो करना है। तो शिमला जाके तो आप वहाँ पे जाके तो आपके 4 चीज़ें हैं, पर रास्ते में तो हज़ारों चीज़ें आपको मिल रही हैं। सो एंजॉय द मोमेंट। मैगी खाओ, वो करो, ये करो, वो चीज़ें तो एंजॉय करो। मोमेंट्स एंजॉय करो, जो कर रहे हो ना उस मोमेंट को एंजॉय कर लो, और धीरे धीरे उसकी तरफ मूवमेंट करते रहो। तो सफ़र को एंजॉय करो। यस, सफ़र को एंजॉय करो। तो अभी एंजॉय कर रहे हो आप? वेरी मच। ओके, वेरी मच। बहुत अच्छा। बिल्कुल नहीं, कोई बोरियत नहीं है। तो फिर जब कॉलेज हुआ है ना GCW अमृतसर में, तो फिर ये दिमाग में क्यों आया कि अब मुझे फॉरेन जाना चाहिए स्टडीज़ के लिए? जैसे मैंने बोला ना कि एक अंदर ही एक हलचल मचती रहती है कि ये नहीं किया, ये नहीं किया, और साथ में और आगे कैसे डेवलप करना है, क्या चीज़ ऐसी है जो लेटेस्ट लेके आ सकते हैं, क्या चीज़ है जो मैं खुद अपने से अलग हो सकती हूँ, व्हाट डिफरेंस आई कैन मेक व्हेन आई गो आउटसाइड इंडिया एंड ओवर हियर। सो मैंने यहाँ पे ऐसा सेड ना, मैंने काफ़ी पढ़ाई कर चुकी थी, सो आई वांटेड टू टेक माई सेल्फ टू नेक्स्ट लेवल। सो वो लेवल अचीव करने के लिए फिर मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना था, एंड देन आई वेंट फॉर माई स्टडीज। यस। लेकिन ये चीज़ आई कहाँ से, मतलब कि किसने प्लांट की कि यू नो नीतू वहाँ जाना चाहिए आपको? कोई तो होगा एक ऐसा जिसने सलाह दी होगी, या कहीं आपने पढ़ा होगा किसी चीज़ को। सो यू नो मोटिवेशन तो आपको मिलती रहती है। आई रिमेंबर आई वॉज विद मॉरिन वाडिया, एंड हम बैठे हुए थे वहाँ। आई वॉज ग्लैडब्रिक्स मिसेस इंडिया 2009। ओह नाइस। सो दैट वाज आई वाज अ रनर्स अप। सो जब मैं वहाँ बैठी हुई थी मॉरिन वाडिया के पास, आई रिमेंबर हम सारी गर्ल्स थी वहाँ पे, एंड आई वॉज डॉक्टर ऑब्वियसली। बाकी सब जो गर्ल्स थे वो डिफरेंट प्रोफेशन से थी, बट आई वॉज ओनली डॉक्टर आउट हेयर। सो ऑब्वियसली थोड़ा सा स्टैंड आउट तो करते हो, because she said कि how come like being a doctor you are here for a pageant. So I said I wanted to do something different. I said okay. So कहते now what is it that is attracting you to this field? And I said actually it's the glamour quotient of you know this industry, but I'm not particularly attracted to the glamour, the dress part and everything. I'm attracted to the faces. So the glamour, I'm not talking about the makeup part, I'm talking about the foundation of these faces, these glamorous faces. ये जो चेहरा है ये कैसे बना, जो ये जो चेहरा है कैसे बना, वो हमेशा अट्रैक्ट करता था. And also I remember I used to sit with my husband and we used to talk a lot on you know these things. और मुझे ना हमेशा ये एक डिज़ायर सी रहती थी,
एक चीज़ थी जो मेरे दिमाग में हमेशा आती थी, किसी के भी चेहरे को देखे ये चेहरा बना कैसे है, ये चेहरे में क्या चेंजेस मैं कर सकती हूँ कि ये अलग लगे। एंड फ्रॉम देयर ऑब्वियसली सो उस अलग चीज़ को करने के लिए एक अलग रूट अपनाना पड़ना था। और वो अलग रूट ये था, get myself a higher degree, you know, and then start off something which is innovative and in cosmetology. So फिर ये सारी चीज़ें आती रही। तो ये सब शादी के बाद हुआ? सब कुछ शादी के बाद। तो शादी कब हुई? शादी, it's been my 25 years of my marriage. Okay. Yeah. तो it's a love marriage? It's a very much arranged marriage. Okay. Yeah. तो कैसा था, मतलब कि वो कैसे हुआ, हम थोड़ा सा जान सकते हैं उस बारे में? It was a very मिले कहाँ, मतलब कि पहली बार? बहुत ही क्यूट इंसिडेंट था। जैसे आपको मैंने बताया कि आई वॉज द काइंड यू नो जिसने शादी नहीं करनी थी। सो 6 महीने से माई पेरेंट्स वर आफ्टर मी दैट आप शादी के लिए हाँ बोल दो। हमने लड़का, अगेन बिजनेस फैमिली से थी तो लड़का हमने टेंटेटिवली पसंद कर लिया है। और वो भी बिजनेस फैमिली से? इसलिए नो ही वाज अ डॉक्टर। एक दो लड़के उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए हुए थे। सो मैंने उनको बड़ा क्लियरली कहा था, पहले तो लड़का यू नो मैं डॉक्टर हूँ, दैट फीलिंग मेरे, और फिर बिजनेस फैमिली से हूँ बट मैं डॉक्टर बन के मैंने बाहर गई हूँ, मैंने इतनी एजुकेशन ली है, हाउ कैन माई पेरेंट्स यू नो सिलेक्ट अ बॉय फॉर मी? आई सेड मामा आई हैव टू डू इट माई सेल्फ, आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो? So she said कि तुम आ जाओ। देख तो लो कि अगर मैं गई तो मेरी शादी हो जाएगी। So मैंने बहुत डिले किया। So finally my internship। तो आप चंडीगढ़ में थे उस समय? I was in Amritsar। Okay। So then no, I was studying in Ahmedabad then। Okay, Ahmedabad। Okay। So Ahmedabad से I came back to Amritsar after finishing my degree। Okay। So मेरी internship शुरू हो गई थी। Then there was no option, I had to see the boy। So Dr. Manpal was the first boy that I saw. So I remember I was with my bua and everybody. They asked me to take a tray of, जैसे होता है ना लड़कों के कि त्यार भर आप ना वो चाय लेके चाहिए। I said sorry, why should I? मतलब he can also come inside and you know take चाय लेके आ सकते हैं। नहीं बेटा ये तो करना ही पड़ेगा। I said ओके, मैंने कहा देख लीजिए गिर भी सकती है। सो मैं चाय नहीं लेके जाऊंगी, मैं वैसे जाऊंगी, आई से हेलो, आई मैं रिस्पेक्टफुली सब, पर प्लीज ऐसे मत लेके जाइए, मुझे आई फील वेरी ऑड। ओके कहते चलो ठीक है तुम जाओ, बिकॉज मैंने कहा आई टोल्ड देम वेरी क्लियरली कि मुझे तो मना करना है, आई एम गोइंग टू से नो, एंड मुझे वो शादी वाला अभी नहीं करना, आई वांट टू रिलैक्स, थोड़ा सा मैं देखना चाहती हूँ लाइफ को, एंड देन आई विल गेट मैरिड। सो यू नो बट उस वक्त हम बातचीत करने लगे। डॉक्टर मनपाल सिंह नरूला is his name, he's an orthopedic surgeon, and we were very friendly, we started talking and I didn't realize आधा पौना घंटा हो गया, हम बातें करते जा रहे हैं। I found him very friendly and very caring and loving। So मुझे तब ख्याल ही नहीं आया कि मैं शादी के पर्पस से उनको देखना था। So we never talked anything related to you know कि लाइफ में ये करना होता है, तो टिपिकल शायद क्वेश्चंस होते हैं वाले वो नहीं पूछे, वो मुझे वो ख्याल ही नहीं आया। सो आई रियलाइज्ड आई एम वेरी कंफर्टेबल विद हिम, सो आई कैन यू नो। देन दे आस्क्ड फाइनली, वो कहते आपने बातें तो कर ली, सो व्हाट इज योर आंसर? आई सेड ओ गॉड, ये तो मेरे को रियलाइज ही नहीं हुआ था कि दैट आई हैड टू से यस, एंड लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट सवाल। आई सेड ओके लेट्स गो अहेड विद इट। सो जहाँ ना करना था वो हाँ में बदल गया। वो बेसिकली ना होता ऐसे ही है, जहाँ हम सोच के जाते हैं ना कि ये काम नहीं होगा, वहाँ काम हो जाता है, और जहाँ काम नहीं होना होता सो कंफर्टेबल होना शायद वो बहुत अच्छी होता है, और है ना, ये उनकी खासियत आई थिंक उनकी खासियत थी कि मेरे को कंफर्टेबल कराया, रादर देन पुटिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस की तुम्हें यू नो जो क्वेश्चंस एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं अरेंज मैरिज में, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। और मैंने देखा लड़के ना जानबूझ के ऐसी चीजें पूछते हैं जो नहीं पूछनी चाहिए, एक्चुअली नहीं पूछनी चाहिए। लड़की को थोड़ा सा मतलब आजकल तो खैर वैसा नहीं होता, बच्चे पहले ही आजकल भी ऐसा होता है। मतलब रेंज में तो अभी भी मेरे को लगता है कि लड़कों को थोड़ी सी उनको इस चीज़ की भी क्लासेस देनी चाहिए कि क्या सवाल पूछने चाहिए और क्या नहीं पूछने चाहिए। मुझे तो लगता है पूछने ही नहीं चाहिए, क्वेश्चंस मत पूछो, लड़की से नहीं थोड़ा सा इंसान को रिलैक्स होके एंजॉय भी करने दो मोमेंट, और उसके बाद पूछते रहो। पहली सिटिंग में, पहली मीटिंग में तो क्या, मुझे ये नहीं समझ आता। देखिए पूछना भी जरूरत है, तुमने सारी जिंदगी किसी के साथ बितानी है। कि जो पास था सी
हाँ, past, इफ yes. शी इज ओके विद यू, है ना, Yes. वो एक उसका पास्ट था, वो पास्ट है, चाहे वो कुछ भी हो। एक चीज़ मुझे लगता है कि अरेंज मैरिजेस में ज़रूरी करनी होती है कि लाइक वन सिंगल मीटिंग इज़ नॉट इनफ टू डिसाइड योर पार्टनर इन लाइफ। इन कपल ऑफ सिटिंग्स, थोड़ा सिटिंग्स का मतलब है मीटिंग्स, Yes. थोड़ी सी मीटअप्स होनी चाहिए बच्चों में, ताकि वो जो इतना बड़ा फैसला है वो एकदम से ना लें। उनको पुश नहीं करना चाहिए पेरेंट्स को। अच्छे से, आई वुड नॉट से दैट दे शुड, आई एम नॉट एंडोर्सिंग एनी लिव इन रिलेशनशिप और एनीथिंग, Yes. बट एक ये बात ज़रूरी है 5-6 महीने बच्चों को आप थोड़ा सा मिलने जुलने दीजिए, ताकि वो समझ सकें एक दूसरे को, एंड वेदर दे वांट टू बी टुगेदर लेटर ऑन इन लाइफ। हमारे वक्त तो ये चॉइस नहीं होती थी। हाँ, तो वो ये जो चीज़ थी ना, वो बिल्कुल सही आपने कही ना, कि टाइम देना चाहिए बच्चों को, और 1-2 मीटिंग्स होनी चाहिए, चाहे आप अरेंज कर रहे हो, अपने आप कर रहे हैं, फिर तो दे नो ईच अदर वेरी वेल, है ना, कि कैसा है आजकल तो। और मुझे लगता है कि शादी लेट या जल्दी कुछ नहीं होती है, एक अच्छा पार्टनर आपको जब मिले तब करो। बिल्कुल सही कहा, उससे पहले तो कभी करना ही नहीं चाहिए। जब तक ये आपके और आपके पार्टनर में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तब तक आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ये अंडरस्टैंडिंग 1 मीटिंग या 2 मीटिंग्स में नहीं होती, उसको अच्छे से आप लोग मिलिए जुलिए, एंड यू शुड डिस्कस एवरीथिंग। देयर इज नो हार्म इन डिस्कसिंग थिंग्स आउट ओवर, कि एंड स्पेशली आप अगले 50 साल 60 साल इकट्ठे रहने वाले हो, सो यू मस्ट नो लिटिल बिट ऑफ अबाउट ईच अदर। अगर वो थोड़ा 6-8 महीने आप बिता लेते हो, मिल लेते हो थोड़ा और डिस्कस कर लेते हो, तो लाइफ आसान हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि तब लड़ाई नहीं होगी, या आपके आर्ग्यूमेंट्स नहीं होंगी, या आपका कोई डिस्कशंस नहीं होगी लाइफ की, बट थोड़ा सा यू विल नो ईच अदर बेटर, और डील करना थोड़ा बेटर आ जाएगा। बिल्कुल सही। तो हम चलते हैं चंडीगढ़ शादी के बाद। तो शादी के बाद आप आ गए चंडीगढ़, है ना? तो उस समय जॉब चल रही थी, या यू स्टार्ट योर ओन क्लिनिक? नहीं, तब तो नहीं, बिल्कुल। आई स्टार्टेड विद वर्किंग विद कॉर्पोरेट्स। ओके। एंड पहले तो आई वाज इन अमृतसर, एंड देन फिर मैं यहाँ पे आ गई, फिर जॉब्स वगैरह की हमने, एंड कुछ साल के बाद, आई वुड से 2016 आई स्टार्टेड माय ओन वेंचर। ओके। या लेकिन वो 2009 बीच में से मिस हो गया, जो आपने बात की थी, वो किसका आइडिया था कि मुंबई जाने का? मुंबई का एक बहुत अच्छी स्टोरी है। 2009 में यू पार्टिसिपेट इन पेजेंट, है ना? यस, तो ये हम लोग ना सारे बैठे थे, और मेरे फ्रेंड ने फॉर्म फिल कर दिया था। ओके। या इसे मुझे लगता है कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, तुम ये नहीं कर सकती। आई सेड क्यों नहीं कर सकती? सेड देख लो, फिर करके देख लो। एंड जस्ट बिकॉज इट वॉज अ चैलेंज, आई send my pictures. So pictures भी मैंने अपने फ्रेंड से शूट करवाई। There was no professional picture kind of a thing. So और उस समय तो 2009 और 8 में तो DSLR भी इतने। yes. So I sent those pictures. Somehow I knew select तो होंगी। हाँ, because I was very creative with my pictures also. चाहे वो normal कैमरा से शूट की हुई थी, but they got selected. And जब वो select हो गई, then I was okay. 40 days of a reality show, and it was live. So that was a thing कि ये live thing है और reality show है. But then that was Mrs. India, है ना? Mrs. India, yes. Post my marriage. और मेरे को लगता है 2009, 8, 10 में तो उनका बहुत क्रेज था, बहुत ज़्यादा था उस वक्त। I would say every year there was this Mrs. India का pageant, और lot of married females जो थी वो ये कर रही थी। अब तो काफ़ी अब तो बहुत ज़्यादा हो गया ना। उस समय तो मेरे को याद है, उस समय ये स्टेप लेने, ये सिर्फ एक ही था, ग्लैडरिस मिसेस इंडिया वाज द ओनली वन जो मैरिड फीमेल्स के लिए था। और मुरीन वाडिया ने ही शुरू किया था सबसे पहले। यस। तो कैसा था फिर वो? So it was very nice. I remember मेरा जाने के वक्त I just told my kid was very young, 4 years or 5 years, and I told him, मैं कहा मैं अब वापस नहीं आऊँगी, 40 दिन तो मैं पूरे करके आऊँगी। He said, Are you sure? Because वहाँ जब तुम जाओ तो with every episode ना वहाँ पे elimination round होता है। I said मैं eliminate तो नहीं होंगी, मैं कहा मुझे लाइफ की अपॉर्चुनिटी मिली है, I will go ahead with it, मैं end तक तो रहूँगी, let's see क्या होता है। So as things would be, I was very much influenced by Maureen Wadia. She was 65 at 61, 62, I guess, and the kind of energy she had.
Such a graceful lady. Graceful lady, energy, and running her successful businesses. She was a true inspiration for me. I remember every day while looking at her, I realized, जैसे मैंने आपको बोला कि that to start my own business, it started off when Maureen Wadia was talking to all of us, and once she also talked to me about the whole thing. और उसी से ये मुझे चीज़ शुरू हुई कि मेरे को जो मैं कर रही हूँ वो इनफ नहीं है. आई नीड टू डू मोर, एंड एज इज नॉट द फैक्टर एट ऑल. मैं अब भी कर सकती हूँ. इवन इफ लाइक ऑल दीज इयर्स आई हैव नॉट डन इट, आई कैन स्टार्ट नाउ ऑल्सो. देन इट स्टार्टेड ऑफ. फिर वो शुरू हो गया सारा काम कि हाँ हम कुछ भी कर सकते हैं. तो फिर वो 40 दिन जिंदगी के कैसे थे? बड़े मज़ेदार के थे. टोटल मतलब जो डॉक्टर प्रोफेशन से बिल्कुल हट के आई वॉज इनटू अ मॉडलिंग प्रोफेशन. टोटल कॉन्ट्रास्ट टू व्हाट है ना, सुबह उठो है ना आराम से, वहाँ पे योगा हो रहा है और ये सब ऐसा नहीं था. बहुत ही टफ नहीं, वो था, तो है, हाँ. वो जो फेस था, हमारी ग्रिलिंग पूरी होती थी. रियलिटी शो था, सो ऑलमोस्ट 19 आवर्स की शूटिंग होती थी एवरी डे. इट वाज अ रियलिटी शो. सो ऐसा नहीं था कि एक दिन का प्याचन था. तो एवरी डे देयर वाज अ शूट ऑफ 18 आवर्स. बट ग्रिलिंग ऐसे थी, मज़ेदार की ग्रिलिंग थी, विच आई लाइक्ड. लॉट्स ऑफ पीपल डिडंट लाइक इट, पर मुझे बहुत मज़ा आ रहा था बिकॉज कैट वॉक्स एंड क्वेश्चनियर राउंड्स एंड गेम्स एंड शूट्स एंड टोटल ग्लैमर वर्ल्ड. और सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, celebrities, lots of celebrities coming and getting clicked with them and knowing chance to know many of them. और उनकी लाइफ के बारे में. तो कौन कौन आया था, याद है कुछ? उस वक्त प्रीति जिंटा थी, देन मॉरीन वाडिया तो थे, देन जमुना पाई एंड डिनो मौर्या. या सो उस समय तो उसका बहुत क्रेज था. आई रिमेंबर वन ऑफ द पार्टीज, लाइक there were like 5-6 of them, and we were introduced to them. So they were very friendly. I always thought कि उनका थोड़ा सा they would be having a attitude, or they were very normal people, at least with us, and they were very friendly in fact. But one thing I realized was कि उनको बहुत कुछ ना fake करना पड़ता था. So वो थोड़ा सा it was I realized that probably ये इतना enjoy नहीं करते अपनी life को. The glamour world is probably taking them to a different level. They have to be a bit superficial in their day-to-day dealing. Cons तो हर चीज की है ना. So वो चीज़ थोड़ा सा मुझे लगा, ये बेचारे अपनी लाइफ, बेचारे I would say, अपनी ट्रू लाइफ नहीं जी पाते. अगर इनको बाहर आना है तब भी एक फेक कवर लगाना पड़ता है. So that was the thing. बाकी as I said, Maureen Wadia was a deep influence on me, and that's how everything started. तो फिर फाइनल कैसा रहा? Finale was very nice. They called the husbands. सबको उन्होंने बुलाया, and I was there obviously till the end. I told you कि I had told my husband कि मैं वापस नहीं आएंगे अब. And last rounds were with all the walks and everything with your husband, and that was a surprise for him कि last minute तक I was there, and then finally I was a runners up, and he was also there on the stage. So with your me. first runner up? First runner was from Mumbai only. Okay. So you are second runner up. Yes. Oh, see, nice. आज क्लैप कर देते हैं 2009. I think वो सहारा पे टेलीकास्ट होता था. Yes, very much. है ना? Yes. मेरे को याद है. बिल्कुल. है ना, उस समय सहारा होता था और उस पे वो टेलीकास्ट होता था. सहारा पे it was रियलिटी शो था. तो yes. Because वो सहारा की और I think वाडिया मैम की और उनकी जो अपने सहारा के ओनर थे उनकी बहुत उस समय बहुत बनती थी उस समय. Yes. I think every week there was one show. Yes, हाँ, वीकेंड पे आई. Yes, बिल्कुल. तो फिर जब वापस आए तो कैसे लाइफ चेंज हुई? बहुत डिफरेंस आया, in the sense I started getting lot of modeling opportunities. उन्होंने कहा ये दोनों तरफ से आ रहा है. ये अलग था एक बहुत ही मेरे प्रोफेशन से. So I had to take a call, and I got lot of calls from the movie industry also. Oh nice. पंजाबी से या Bollywood? Punjabi से. Okay. Mumbai, I got the opportunity of going over there, but I wanted to be back with my family. मेरा बेटा था. My priorities were very clear. मैं किसी और पर्पस के लिए गई, जिस पर्पस के लिए गए थे वो मेरा पर्पस अचीव हो गया था. And coming back, I wanted to be with my family.
बट यस दिस वाज अ डिफरेंट फील्ड ऑल टुगेदर. मेरे को लगा इसको थोड़ा सा तो आगे लेके Explore जाते करना चाहिए हैं. ना. सो आई डिड मॉडलिंग. आई वाज अ शो स्टॉपर फॉर कपल ऑफ शोज आल्सो इन चंडीगढ़, इन एंड अराउंड चंडीगढ़ आई वुड और से. उस समय तो पूरे न्यूज़पेपर वाले पीछे होंगे बिल्कुल आपके, है ना? बिल्कुल. तो आई वाज ओनली डॉक्टर फ्रॉम द ट्राई सिटी जो वहाँ पे गई, एंड ऑब्वियसली आई मेड इट अ सक्सेस. सो इट वाज ऑल देयर इन द न्यूज़पेपर्स आल्सो कि चंडीगढ़ की Yes. लड़की ने जीता, है ना? बिल्कुल बिल्कुल. वो बड़ा मजेदार, जो आप सोच रहे थे बचपन से कि ना मेरा नाम हो अपना, है ना? वो वहाँ से यहाँ से आप ये देखो, अगर मैं डॉक्टर बन गई, सब कुछ बन गई, वो इतना नहीं आया जितना ये जो Yes. था, इट जस्ट पिक्ड अप. वो उसने मेरे को लगता है कि यू नो योर हर लाइन को ना जोड़ दिया आपके साथ. कहते हैं ना, जो तुम कहते हो वो पूरा होता है ना? द वर्ल्ड से, द यूनिवर्स सेज यस. यस. सो कभी भी कुछ गलत मत बोलो अपने मुंह इतनी से. शिद्दत से वो है ना Yes, dialogue कि yes. मैंने पाने की कोशिश की है, वो बहुत ज़रूरी है, यस. है ना? तो फिर ये कहाँ से आया कि मुझे अपना करना है? अपना इसलिए आया कि बहुत सालों से काम करके देख लिया था, और एक बिजनेस का कीड़ा, तो जैसे मैंने बोला, बिजनेस इट वाज ऑलवेज देयर इन माय जीन्स, आई हैड टू डू, एंड प्रूविंग अ पॉइंट वाज आल्सो देयर. सो जो किसी के साथ रह के नहीं हो सकता था, वो तभी हो सकता था इफ आई हैड टू प्रूव अ पॉइंट. जैसे मैंने एक प्रूव किया पॉइंट बाय गोइंग टू ग्लैडरिस मिसेस इंडिया. एक नेक्स्ट लेवल तभी हो सकता था अगर मैं अपना कुछ स्टार्ट करूँ एंड मेक इट अ नाइस सक्सेस. सो आई हैड टू स्टार्ट माय ओन, कि मैं अपने आप को अनदर लेवल पे कैसे प्रूव कर सकती हूँ. और वो लेवल जो है मैं खुद ही अपनी बार सेट करती हूँ. आई ऑलवेज मूव ऑन टू द नेक्स्ट, एज आई सेड. सो मुझे लगता है कि मैंने एक चीज़, चैप्टर मेरी लाइफ में मूवमेंट चलती है, एक बुक की तरह है मेरा चैप्टर. वंस आई कंप्लीट वन चैप्टर, आई हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट. सो जब मैंने अपने डॉक्टर्स का वो जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने का गया, आई मूव्ड ऑन. देन इट वाज ग्लैडरिस मिसेस इंडिया, आई मूव्ड ऑन. देन आई वांटेड टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस. आई सेड ओके. सो ये चैप्टर्स मेरी लाइफ में ऐसे चलते जा रहे हैं, एंड माई बुक इज येट नॉट कंप्लीटेड. आई जस्ट वांट टू कीप फिलिंग माई बुक. नहीं, वो होनी भी नहीं चाहिए कभी. वो ये ना कि कभी वो आखिरी पेज नहीं होना चाहिए. यस. वो हमेशा, वो कहते हैं ना, टू बी कंटिन्यू, वो रहना चाहिए उसमें. और सस्पेंस भी रहना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. यू नो वो वहीं से फिर आगे शुरू हो कहानी, है ना? और तो बड़ी मुश्किलें आई होंगी उस समय, यू नो, अपना काम स्टार्ट करने के लिए. हस्बैंड का क्या उस समय था कि यू नो नहीं तो करो, या क्या था उनका? ही इज ऑलवेज बीन अ ग्रेट सपोर्ट टू मी. आई मीन आई वुड से, देखो अपने आप से तो हर कोई कुछ तो कर लेता है, बट अगर आपकी फैमिली सपोर्ट हो तो आप उसको एक बड़े कॉन्फिडेंटली आगे लेके जा सकते हो. एंड आई फील ही वाज अ बैकबोन टू एवरीथिंग आई डिड. कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली ये हम रियलाइज नहीं करते हैं, बट एक एक्सेप्टेंस, एक चाहे वो हाँ ना कुछ भी ना बोले, बट द एक्सेप्टेंस दैट यू गोइंग अहेड विद समथिंग एल्स, यू नो, दैट वाज ऑलवेज देयर फ्रॉम हिम. कि ना भी ना बोलना, ये कभी उन्होंने ना नहीं बोला. कि सेड ओके गो हेड, ही वुड लिसन, लाइक यू नो, कि या द प्रोजेक्ट एंड एवरीथिंग. बट एक चीज़ वो हमेशा कहते थे, इसकी पूरी रिसर्च कर लो. वो बहुत ज़रूरी है. सो बिफोर यू गो इनटू एनीथिंग, किसी भी चीज़ को आप अच्छे से करना चाह रहे हो, तो उसके बारे में सारी डिटेल्स ले लो. आपको ये नहीं होना चाहिए जब आपने कुछ शुरू कर दिया तब आप उसकी रिसर्च नहीं करो. सो पहले अगर आपकी रिसर्च है तो आपको मुश्किलें कम लगेंगी. सो आई डिड दैट. सो वो रिसर्च मेरी काफ़ी साल तक, इनफैक्ट लोगों को लगता है कि आज जो मेरा बिजनेस है या कुछ है, ये तो बड़ी जल्दी डेवलप है. देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क व्हिच हैज गॉन एवरी डे ऑफ माय लाइफ, एंड उससे उनको लगता है कि जो नीतू आज दिख रही है वही शुरू से थी. वो शुरू से ऐसी नहीं थी, वो शुरू से बहुत स्ट्रगल है. यस. है ना? वो बहुत चीज़ें हैं उसमें, मतलब कि वो नौकरी करना, वो बॉम्बे जाना, वो 40 दिन वहाँ, यू नो, अहमदाबाद की जर्नी, ये उसके बाद शादी की जर्नी, यू नो, हर चीज़ उसमें, हर चीज़ को करने की पूरी. सी एज अ वर्किंग पर्सन एंड मैरिड पर्सन एंड विद द किड, सो ये सारी चीज़ों को बैलेंस करके फिर अपना भी एक अलग से शुरू करना, फिर उसको भी कोशिश करना कि वो बेस्ट हो जाए. और ये सारी चीज़ों को इकट्ठे लेके हर चीज़ ऊपर उठाए है. आई मीन अपनी फैमिली लाइफ को, अपने किड्स की लाइफ को, आई मीन एंड योर बिजनेस. सो सब चीज़ों को बैलेंस तो किया ही, साथ साथ ऊपर भी उठाया है. और ये बहुत वो चीज़ होती है जो सिर्फ एक लेडी ही कर सकती है, यू नो.
Only a lady can do. I always tell my लड़के नहीं कर son सकते। कि हम लेडीज़ को ना भगवान ने एक शक्ति दी है या कुछ कि हम मल्टी फैसेटेड है। अगर यही चीज़ अगर एक लड़के को दी जाए वो इट्स अ वन ट्रैक माइंड। कुछ नहीं अब कर- मैंने ये कर नहीं, दे आर गुड, ऐसा नहीं नहीं है। मतलब कि इतने सारे काम नहीं कर सकता। सो वो एक चीज़ में बेस्ट हो सकते हैं, दो में हो सकते हैं, वो सब चीज़ों को बैलेंस करना, आई वुड से बैलेंसिंग, दैट बैलेंसिंग फोर्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लड़के कर पाते पर वो एक या दो चीज़ों में वो बहुत अच्छे हो जाएंगे, पर हर चीज़ को अच्छे से बैलेंस करना लाइफ को और अपने वर्क को और अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को, वो आई फील एक फीमेल ही कर सकती है। यू नो मैं एक बार डॉक्टर के पास बैठा हुआ था, एक मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में ये बोली ये चीज़ कि उन्होंने मेरे को बोला है निखिल कि हम सोचते हैं ना कि लड़के बड़े स्ट्रांग होते हैं, कहता ऐसा नहीं होता। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है और वो लड़की है तो 99% चांसेस है कि वो बच जाएगी, और लड़का है और कॉम्प्लिकेशन है तो 99% चांसेस है कि वो नहीं बचेगा। कह रहा हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं उस समय, क्योंकि हमारे इंडिया में ये बहुत है ना कि लड़का था। थोड़ा सा मुझे लगता है कि लड़कियों का ना थोड़ी डीप थिंकिंग ज़्यादा है, इसलिए वो वो strong प्रॉब्लम्स दे आर स्ट्रॉन्ग। उनको ये इनर एक जीन है उनके अंदर, दे आर मोर स्ट्रॉन्गर। दैट इज़ अ रीज़न प्रॉब्ली भगवान ने उनको डिलीवरी Yes. और बेबीज पैदा करने के लिए इसीलिए उनको इतनी पावर दी है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो फिर जब पहला क्लिनिक 2016 में ओपन हुआ है ना, कहाँ पे, कौन सी जगह थी वो? चंडीगढ़ में। ओके। आई स्टार्टेड माई ओन वेंचर विद माई फ्रेंड एंड फिर उसके बाद नाम क्या रखा था? दिस वॉज अक्स मेडी एस्थेटिक एंड कॉस्मेटोलॉजी के लिए। अक्स का मतलब रिफ्लेक्शन। मुझे लगता है कि हमने बहुत ही डीप थिंकिंग हर चीज़ की उस वक़्त की थी कि नाम भी ऐसा होना चाहिए जो अक्स का मतलब रिफ्लेक्शन। सो हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ मुझे याद है, जैसे हमारे एक बच्चे को हमने फिर पैदा करते हैं और उसको हम नर्चर करते हैं, तो वो हमने उसको उसी तरह से डेवलप किया। एक एक चीज़ मुझे लगता है आज भी मुझे याद है, मेरे पास नोट्स हैं, उसका डिज़ाइन से लेके उसकी फाइनल हर चीज़ जो थी हमने खुद डेवलप करी। सो उसमें बहुत ही एनर्जी तो लगी, बहुत आई वुड से रिसर्च एनर्जी, और हमारे पास जो साइंस फैक्ट, हमारे पास जो चीज़ें थी, हमने सारी उन चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया। एंड फाइनली इट वाज वन ऑफ इट्स ओन काइंड ऑफ अ सेंटर विच वाज द बेस्ट इन नॉर्थ इंडिया। यस, और वो स्किन से रिलेटेड ही था। स्किन, हेयर, बॉडी, कॉस्मेटोलॉजी। इन 2016 में 2016। तो कैसा रिस्पॉन्स था? बिकॉज मैंने देखा है कि अब तो लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराना या स्किन से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, लोगों को लेके आना बहुत मुश्किल है। सो आई रियलाइज दैट हमें उसी वक्त पता चल गया था कि इसकी ना अभी अवेयरनेस क्रिएट करनी ज़रूरी है। सो हमने इसकी बहुत अवेयरनेस क्रिएट की विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। सो वी वर वेरी एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम एंड एवरीवेयर। दैट हेल्प्ड अ लॉट। द मोमेंट वी स्टार्टेड क्रिएटिंग अवेयरनेस, इसका जैसे ही हमने सब कुछ लगाया, सारे वीडियोज़ एंड एवरीथिंग, पीपल स्टार्टेड कमिंग। हमने एजुकेट किया लोगों को। द नीड ऑफ द आवर वाज दिस, जो लोगों को पता ही नहीं था इसके बारे में। सो उनको ये रियलाइज़ हो गया कि अगर वो ये चीज़ों को अपने साथ लेके चलते हैं, कॉस्मेटोलॉजी को, आई मीन एस्थेटिक्स को साथ लेके चलते हैं, अपना हेयर, बॉडी, फेस, उनको इनफैक्ट कम केयर करनी पड़ेगी। और उनकी एजिंग जो है वो बेटर हो जाएगी, ग्रेसफुली वो एज करेंगे। सो वो चीज़ों को हमने सोशल मीडिया के थ्रू हमने एजुकेट किया, अवेयरनेस डाली, एंड द स्काई वाज द लिमिट, आई वुड से। और जो आप काम कर रहे हो ना वो बहुत बड़ी चीज़ है, और मेरे को बहुत डर रहता है अपनी एजिंग का। मैं बहुत आजकल कॉन्शियस हो गया हूँ खाने में, बिकॉज जो आपने कहा ना कि स्लो एजिंग होनी चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज एक दिन बच्चे ने अंकल बोल दिया, मेरे को इतनी टेंशन हो गई, मैं कहा भाई साहब ये कैसे बोल दिया इसने। लेकिन ठीक है, वो एजिंग तो होनी है, लेकिन यू हैव टू स्लो दैट एजिंग, बिकॉज आपको हमेशा अच्छा लगना है और वो एज भी आप अच्छे से हो। आई रिमेंबर व्हाइल आई वाज डूइंग माय रेकी मास्टर्स कोर्स। अच्छा, आपने वो भी कर रखा है? रेकी, यस। नाइस, आपने कुछ छोड़ा है? वो भी किया था। और क्या क्या कर रखा है एक बार? आई एम अ ट्रेन सालसा ओके डांसर, देन आई डिड स्विमिंग, फिर हॉर्स राइडिंग? पेंटिंग। हॉर्स राइडिंग रह गया, टाइम नहीं मिला। अब कर लो, अब कर लो। अब तो बहुत सारे खुल गए हैं चंडीगढ़ में। हॉर्स राइडिंग, हाँ जी। अच्छा, पेंटिंग? पेंटिंग, आई एम अ सालसा डांसर,
swimming, painting, then माय गॉड, इतना कुछ कर लिया कि याद भी नहीं है कि क्या क्या कर लिया. नहीं, I was just thinking कि obviously everybody is a good cook, so yes, that's it. तो क्या केक वगैरह सब कुछ? I remember मैं ना मेरे को ना जैसे मैं सोच इसलिए रही थी कि छोटी छोटी चीज़ें शायद मैटर नहीं करेंगी लोगों को, बट सिंपल चीज़ एज टाइपिंग. ओके, सो आई रिमेम्बर जब मैं वो टाइपराइटर पे, टाइपराइटर तो नहीं, कंप्यूटर पे. Okay. नॉर्मली क्या होता है, यू सी द डिजिट्स एंड करते हो. आई रिमेम्बर मेरे को एटलीस्ट 3 महीने लग गए थे टू लुक इनटू द स्क्रीन एंड दैट गिव मी अ लॉट ऑफ हाई कि मतलब मैं आपकी तरफ भी देख रही हूँ और मैं सारा कुछ टाइप कर रही हूँ. सो उस वक्त तो मुझे 3 महीने, पर मेरे लिए वो भी एक अलग चीज़ थी करना, बिकॉज मुझे लगता था कि बाकी लोग तो ये कर नहीं सकते, बट आई कैन डू इट एंड आई कैन डू इट विद वन हैंड ऑल्सो. सो वो मैंने एक अलग आर्ट एक डेवलप किया था जो नॉर्मली मुझे लगता है कॉमन नहीं होता है. मुझे ये बहुत कॉमन नहीं है ये, मतलब कि मेरे को आज तक आदत नहीं पड़ी है उस चीज़ की, जबकि इतने साल हो गए कंप्यूटर यूज़ करते हुए. मेरे को अभी भी कई बार देखना पड़ जाता है नीचे, और हम फिल्मों में देखते थे कि वो ऐसे देख के बात कर रहा है और ऐसे टाइप कर रहा है ना, तो आप कर लेते हो वो. So I forgot to mention I am a trained yoga person. Then nice. I'm a Reiki master, and I did my 5 stages of Reiki. And ये सारी चीज़ें की हैं साथ साथ. जब बाकी चीज़ें हो रही थी तो ये भी चीज़ें चल रही थी. और इसके साथ साथ बिजनेस चलाना, घर संभालना, बाकी चीज़ें करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है. वही ना कि एक लड़की या एक वुमन ही कर सकती है ये सब चीज़ें. लड़कों में इतनी नहीं होती है, वो तो एक काम करके चिल करेंगे शाम को. अच्छे होते हैं लड़के, ऐसे नहीं. नहीं, लड़के अच्छे होते हैं, लेकिन वो बड़े ना वो होते हैं कि ठीक है कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, वो वाली चीज़. लड़की कहती है नहीं अभी कर लेते हैं ना, ये चीज़. हम लड़कियां ऐसी हैं. हाँ, वो ऐसी. थैंक यू. नहीं, वो जरूरी है. और अपनी दिस इज वेरी गुड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द गर्ल्स. नहीं, और अपने फॉल्ट को पहचानना बहुत जरूरी है. ये बोलना चाहिए. आई होप ऑल द गर्ल्स आर लिसनिंग. यस, वो सुनना भी चाहिए और लड़कों को भी सुनना चाहिए कि अपनी गलतियां मान लो जो हमें नहीं है. ये बहुत अच्छी बात है. आई वुड से दैट एज अ मदर मुझे लगता है कि अपने बेटों से ना हमें बात ज़रूर करनी चाहिए. आई हैव बीन डूइंग दैट विद माई सन ऑल माई लाइफ. अगर आप अपने बच्चों से, चाहे वो बेटा या बेटी है, अगर बात करते हो तो ये चीज़ें, रिस्पेक्ट अ वुमन एंड मेक द वुमन इम्पॉर्टेंट, और वुमेन को अगर एम्पावर करते तो कोई बड़ी बात नहीं है. इसमें आप नीचा नहीं हो जाते हो. नहीं, बिल्कुल. सो आई फील इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट मदर्स डू ओ टू द सोसाइटी. और अगर आप अपने बच्चों से बात करते हो, बेटों से बात करते हो, तो शायद मुझे लगता है ये थोड़ा सा क्राइम रेट में बेटर हो जाएगा, और लड़कियों को बेटर एक आइडेंटिटी मिल जाएगी. सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स. सो एज ए सेड, मैं अपने बेटे से हमेशा बात करती रहती हूँ रिगार्डिंग रिस्पेक्टिंग फीमेल्स एंड टॉकिंग द वे ही हैज़ टू टॉक टू द फीमेल्स एंड टेक केयर ऑफ द गर्ल्स इन हिज बैच. ये थोड़ा सा चीज़ें मुझे लगता है मदर्स को बात करनी ही चाहिए. और मैं ना, जो आपने बात बोली कि कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए ना, तो माय फेवरेट इज़ शाहरुख खान, है ना. तो किसी भी फीमेल से जो उसके सर्कल में उससे पूछो ना, तो वो कहेगी कि इससे बड़ा जेंटलमैन नहीं है ना. मतलब कि वो जितनी रिस्पेक्ट बाकी लड़कियों को देता है, अपने जो साथ की को एक्ट्रेसेस को देता है ना, मैं देख के इतना हैरान हूँ ना कि हर बच्चे को सीखना चाहिए उससे कुछ, सिर्फ फिल्में नहीं. एक सीक्रेट बताऊँ टू वुमेन्स हार्ट इज दिस, बीइंग अ जेंटलमैन. यस, वो बहुत ज़रूरी है. बाकी सारी चीज़ें एक तरफ, being handsome, good looking, and being a great physique. A true person, a true I would say lover, या एक दिल जो जीत सकता है एक लेडी का, एक लड़की का, वो being generous and a kind person and definitely a person who's a gentleman. ये जो चीज़ है, ये शायद बहुत कम लड़कों को पता है. उनको लगता है कि वो बाकी सारी चीज़ें करेंगे तो शायद लड़की इम्प्रेस हो जाएगी, जिम जाएंगे, बॉडी बनाएंगे, वो चलो कुछ लोगों का होगा, बट फाइनली जिससे कि एक लड़की आपके प्यार में आपसे प्यार करेगी,
इनर ये एक हर लड़की की एक चाहत होती ही है यस कि उनको ऐसा लड़का मिले जो केयरिंग हो, लविंग हो, बिकॉज दैट इज गोइंग टू टेक यू लॉन्ग. यस और शक्ल और ये सब चीज़ें Secondary ढलती होती हैं, है, yes. एज के साथ ढलती है, पर फाइनली व्हाट इज गोइंग टू बी देयर इज फ्रेंडशिप एंड द केयर दैट यू हैव फॉर ईच अदर. बिल्कुल. और कई लड़कियां ना मैंने देखा है वो बात करती हैं कि ना इसको कपड़े पहनने नहीं आते, इसको ये नहीं आता. मैंने कहा भाई ये सब चेंज हो जाएगा, ये तू चेंज कर सकती है ना. आज उसको नहीं पैंट पता कि कौन सी पहननी, शूज नहीं पता, ये तू उसको सिखा सकती है. लेकिन उसका दिल देख, वो तेरे को कैसे रखेगा ये देख. ये सब तो टाइम के साथ चेंज हो जाएगा. अच्छा, मेरा ना एक सवाल पूछना आपसे, जो मैंने आपकी इंस्टाग्राम रील पे देखा था. आप किसी के ना ये नाक पे मोका था किसी के, इसको मोका ही बोलते हैं, मोल कहते हैं. मोल, यस. तो ये होते क्यों है बेसिकली? सो बेसिकली मेलानिन डिपॉजिट हो जाता है, एक्स्ट्रा मेलानिन हमारी बॉडी में कहीं पे भी डिपॉजिट हो जाता है. Okay. फिर ये स्किन से उभर के वहाँ पे एक एक प्रोट्रूबरेंस की तरह आ जाता है. राइट. सो ये नॉर्मली देखिए बढ़ता नहीं है, हल्का हल्का कभी सालों में धीरे धीरे बढ़ जाता है. कईयों के मैंने देखे बहुत बड़े भी हो जाते हैं, तो इनको बड़े आसानी से निकलवा सकते हो. प्रोसीजर्स आते हैं जैसे इलेक्ट्रोकॉटरी एंड एवरीथिंग, जिससे कि आप इसको रिमूव कर देते हो, काट देते हो, स्क्रैप ऑफ कर देते हो, और ये बिल्कुल दिखता भी नहीं है. स्किन मतलब विद इन 10 days ये स्किन का कलर ले लेता है. कभी कभी ज़्यादा दिन भी लग जाते हैं, पर फाइनली ये ठीक हो जाता है. मैं बताता हूँ, मेरे कजन है, मेरी बुआ के बेटे, उसके इस साइड था ये, तो मेरा इस साइड है, उसका इस साइड था. उसने क्या किया, उसने ना पता नहीं कौन से उसको डॉक्टर ने बोला या किसने बोला, वो फरीदाबाद से है, तो उसने एसिड लगा के इसको किया, और ना आज तक उसका वो निशान नहीं गया है. तो वो एसिड से क्या होता है, उनकी स्किन भी जल गई. वो चीज़ें मत कीजिए. देखिए, क्वैक्स के पास जाना, एंड आई मीन हम सब एजुकेटेड लोग हैं. आजकल एवरीथिंग इज ऑन द सोशल मीडिया, एंड यू नो हर कोई अपनी डिग्री, हर कोई अपना सेंटर का नाम लिखता है, और आपको डिटेल्स ही पता हो जाए. गो टू अ रेप्यूटेड सेंटर एंड आई मीन अ डॉक्टर हु इज़ वेल ट्रेन्ड इन दिस, उससे आप कराइए, ताकि आपका एंड ऑफ द डे इट्स अ फेस. आप जला के बैठ के जस्ट बिकॉज समबडी से ऐसे लगा लो एंड यू वांटेड टू सेव सम अमाउंट ऑफ मनी, व्हाई वुड यू डू दैट? ऐसी चीजें करनी नहीं चाहिए जिसमें फॉर लिटिल अमाउंट ऑफ मनी यू आर लाइक स्पॉइलिंग योर स्किन. सो हर चीज जो है ना, वो थोड़ा सा साइंस की तरफ जाइए. थोड़ा सा मनी को ठीक है थोड़ा सा साइड पे रख के वो चीज़ें करवाइए जो एक्चुअली आपको हेल्प करेंगे. और मेरे को लगता है कि अपने ऊपर पैसे खर्च करना ज़रूरी है. वो मनी भी नहीं है, मतलब कि मेरे को लगता है कि अपने ऊपर खर्च करने चाहिए, जिससे आप अच्छे लग रहे हो. मुझे लगता है कि आपको करने चाहिए. सबसे पहली चीज़ तो आपका शक्ल है. yes. तो आई मीन आई वुड से द फर्स्ट थिंग दैट अ पर्सन सीज, जैसे मैं किसी से भी मिलूंगी तो पहली चीज़ क्या देखूंगी? शक्ल. उसके बाद आपकी बात करने का, आपके कपड़े, आप बाकी चीजें आती जाएंगी. लोग बोलते हैं कि पहले हम दिल देखते हैं, मेरे को लगता है सबसे पहले आपकी शक्ल देखी जाती है, देन आपका दिल देखा जाता है. बिल्कुल ठीक है ना, ये तो है. फर्स्ट थिंग दैट अट्रैक्ट्स अ पर्सन इज योर फेस. उसके बाद बाकी चीजें आती हैं. यस. और कई बार ना वो जो आपने एक वो ब्लीच का भी बोला हुआ था एक इंटरव्यू में कि ब्लीच करते हैं लोग. सो यू नो व्हाट निखिल, आई फील से दैट हमारी एज ओल्ड ये ट्रेडिशन चलती आ रही है कि ब्लीच करवाइए. और ब्लीच से आपके बाल जो है फेस के लाइट हो जाएंगे, एंड उसके बाद आपकी स्किन जो है बिल्कुल फेयर लगने लग जाएगी. ये हमारा कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है. नाउ अंडरस्टैंड कि ये जो ब्लीच है 20 कंट्रीज में बैन हो चुके हैं. ओके. और इंडिया में अभी भी चल रही है. ब्लीच से आपके बालों का कलर बिल्कुल हम ट्रांसफॉर्म करके ऑरेंज कलर का कर देते हैं या ब्राउन कर देते हैं, ताकि वो स्किन से मैच हो जाता है. बिल्कुल. तो अगर वो बाल को कलर चेंज कर सकते तो आपकी स्किन के साथ क्या करेंगे? सो इट्स लाइक एन एसिड थ्रोन ऑन योर स्किन. और वो जो एसिड है आपकी स्किन को पूरा जला सकता है. देयर हैव बीन सो मेनी केसेस कि लोगों के पूरे पैचेस पिगमेंटेशन के बने हैं, मुछें आ गई हैं बिकॉज उन्होंने ब्लीच किया था. कहीं कहीं उनकी पिगमेंटेशन आ जाती है क्योंकि उसने एसिड, उस वक्त तो पता चलता नहीं है, पर जैसे ही आप ये ब्लीच स्किन, एसिड वाली स्किन को सन को एक्सपोज करते हो, लाइट को एक्सपोज करते हो, तो आपकी स्किन पूरी ब्लैक हो जाती है. सो ये चीज़ लोगों को पता ही नहीं है. और सो मेनी पीपल, इंडिया के करोड़ों लोगों में, आई वुड से, आज मैं करोड़ इसलिए कह रही हूँ कि मैंने ऐसे बहुत सारी वीडियोज डाली हैं एंड आई हैव गॉट सो मेनी कॉल्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, जिसमें उन्होंने ये सुना और उन्होंने मुझे कॉल किया कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है. देयर ऑल सफरिंग.
एंड 90% कौन है? फीमेल्स। क्योंकि वो उनको लगता ज़्यादा है use करते यू नो हैं। ब्लीच का एक कॉन्सेप्ट क्या है, हम इससे गोरे हो जाएंगे। हाँ। एक अलग ही कॉन्सेप्ट है गोरा होना। बिल्कुल। सो जब गोरा होने का कॉन्सेप्ट है तो और मेरे को ना आज तक ये नहीं समझ आया कि गोरा होना क्यों है। जो आपको कलर मिला है वो अच्छा है। पर है अभी भी हमारे उसमें हमारे इंडिया में अभी भी ये चीज़ चलती आ रही है कि गोरा होना है। और गोरा होने से आई डो नॉट नो क्या मिलता है। बिल्कुल। अगर आपकी स्किन फ्रेश है, अच्छी है और आपकी हेल्दी स्किन है तो गोरे होने का कोई ज़रूरत ही नहीं सी है। ब्लैक स्किन कितनी अच्छी लगती है, यू नो मॉडल्स जो हैं ब्लैक या जो ब्राउन है वो कितनी बिल्कुल खूबसूरत है। मतलब कि आप देखो तो इंटरनेशनल मॉडल सारी हैं ही मेरे सारी ख्याल। इंटरनेशनल मॉडल्स हैं। ये कॉन्सेप्ट अगेन हमें एजुकेट करना चाहिए अपने बच्चों को। आई वुड से अगेन मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने बच्चे को अगर वो थोड़ा सा वीटिश कॉम्प्लेक्शन है या जो अपने यू शुड यू नो टेल योर किड कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उसको उसकी एजुकेशन अच्छी कीजिए, उसको ग्रूम अच्छा कीजिए। बिकॉज अ कॉन्फिडेंट गर्ल हु इज़ एजुकेटेड एंड अ गर्ल हु कैरीज हर सेल्फ वेल, उसको ये प्रॉब्लम नहीं आएंगी। आपने आई डो नॉट नो आपने वो इंटरव्यू सुने प्रियंका चोपड़ा, शी वॉज अब वो बाहर फॉरेन में पढ़ने गई थी, उसको कितनी बार हरास किया गया बिकॉज ऑफ अ कलर। सो आई फील बट लुक एट हर नाउ। सो शी इज अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ यू नो बीइंग और जिन्होंने बुली किया उन्हीं ने उससे शादी की है ना। गोरे ने शादी की जी देख लीजिए आपके सामने। आई मीन शी इज अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ अ गोरा मैरिंग हर डिस्पाइट हर कॉम्प्लेक्शन। एक सवाल और है मेरे लिए आपके पास कि वो ये है कि यू नो कईयों के तिल बहुत होते हैं फेस पे, है ना, जैसे मेरे भी एक दो है एक्स्ट्रा हैं, तो वो किस वजह से होते हैं? सेम यू नो ये मेलानिन डिपॉजिट जो है, जैसे तिल है वो थोड़ा छोटा हो जाता है साइज से, ये थोड़ा बड़ा बन जाता है, मोल के रूप ले लेता तो है। ये भी रिमूव हो जाते हैं? तिल नॉर्मली अगर देखिए कोई भी चीज़ जो स्किन के लेवल की है, मतलब स्किन के साथ मर्ज करिए, उसको मत करवाइए। बिकॉज जब हम ये इलेक्ट्रिक सिग्नल पास करते हैं, इलेक्ट्रिक कॉर्ड्रेसिस को रिमूव करते हैं, तो थोड़ा सा टिश्यू स्क्रैप ऑफ होता है। तो फिर वो अगर सेम लेवल पे है तो वो स्क्रैप अप करेंगे तो थोड़ा स्कार रहने का डर होता है। सो फिर भी एनालिसिस हम करते हैं कि कितना डीप है एग्जैक्टली। सो जैसे अब HMS जैसे कि हम अपने सेंटर में हमारे पास स्किन एनालाइजर्स हैं। सो हम ये बता सकते हैं कि ये कितनी डेप्थ पे है, ये स्क्रैप हो सकता है कि नहीं हो सकता, किस तरह का इसका टिश्यू है। तो ये सारी चीज़ें आपकी एनालिसिस के बाद आपको पता चल जाती हैं। राइट। तो जैसे अभी आपकी स्किन बड़ी है ना फ्रेश और ग्लो करती है ना हर समय, तो क्या करना चाहिए? मतलब कि सिर्फ थोड़ी सी ग्लो लाने के लिए, मतलब कि यू नो आपके पास तो आना ही चाहिए ऑब्वियसली। मैं खुद सोच रहा हूँ कि मैं इसको रिमूव करवाऊँ, क्योंकि बिकॉज वो वीडियो मैंने देखी तो मैं बड़ा इंस्पायर हुआ कि यू नो ये रिमूव हो सकता है, और मैंने उसके डर से, अपने कज़न के डर से इसको आज तक रिमूव नहीं करवाया। नहीं, ये बहुत अच्छे से रिमूव हो सकता है। जैसे मैंने आपको बोला, राइट हैंड्स, राइट टेक्निक, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बिकॉज मेरी ना वो मैं स्क्रॉल कर रहा था तो एकदम से वो वीडियो दिखी मेरे को, मैंने कहा यार ये तो मेरे भी है, और मेरे कजन के था उसके। बहुत आसानी से रिमूव हो जाता है, कोई आपको इसमें दिक्कत आएगी नहीं। इट्स अ वेरी वेरी इजी प्रोसीजर, पेनलेस है, आपको कंफर्टेबली किया पेन जाएगा। की कोई टेंशन नहीं है, बस रिमूव हो जाएगा, ये तो रिमूव हो जाता है। अब मैं जाऊंगा मैम के पास, फिर वीडियो बनाऊंगा। नहीं ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, जैसे अभी स्किन पे ग्लो लाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए डे टू डे एक्टिविटी में एक बहुत आसान तरीका है। हर इंसान को लगता है कि मेरी जो स्किन है ना, मतलब हम हमेशा डिवाइड करते थे स्किन को ड्राई ऑयली कॉम्बिनेशन, स्टैंडर्ड रूल आता रहा है। बट आई फील हर एक स्किन डिफरेंट है, हर एक स्किन यूनिक है, हर एक स्किन डिफरेंट टाइप की है और उसमें मिक्सिंग है। सो आपकी स्किन केयर रेजीम होना बहुत ज़रूरी है। यू नीड टू हैव दैट, बिकॉज अगर आप अपनी स्किन का रेजीम ठीक रखते हैं, दैट मीन्स आपकी स्किन के लिए कौन सी चीज़ सूटेबल है। मार्केट में तो हर रोज़ एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है। सो स्किन केयर का रेजीम में आपका क्लेंजर, आपका टोनर, आपका विटामिन सी, आपका हाइलुरोनिक एसिड, आपका सनस्क्रीन एंड रात को एक रिपेयर, ये 5-6 चीज़ें जो आपकी स्किन के लिए सूटेबल है, दैट हैज़ टू बी कस्टमाइज्ड, और वो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें। अगर ये 5 चीज़ें आपकी ठीक हैं, आप इसको आसानी से अपनी एज को डिले कर सकते हैं। एंड देन वॉट एवर करेक्शन इज नीडेड, whatever you know problems that you have, उसको आप rectify करते रहो। and on a regular basis get yourself cleansed, क्योंकि जब आप अपनी स्किन को क्लीन रखते हैं, that means obviously with
हम उसे वी आर ऑल साइंस पैक्ड, Yes. हमारा सब कुछ जो है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, सो हम तो उसी को एडवाइस करेंगे Yes. बिकॉज उसकी वो बहुत रिसर्च के साथ चीज़ें बनी हैं. Yes. सो जब हम ये चीज़ों के साथ आपकी क्लेंजिंग करते हैं मशीन्स के साथ, तो आपकी डीप पोर क्लेंजिंग हो जाती है. फिर उसमें विटामिन डलवाई है. यस. डीप नरिशमेंट ऑफ द स्किन इज इम्पॉर्टेंट. उससे क्या है कि आपकी एज डिले हो जाएगी. एंड जो भी करेक्शंस करनी है एज एंड व्हेन नीडेड, वो आप रेगुलर बेसिस पे एक एनालिसिस करवा लीजिए. बिल्कुल. फिर फॉलो करते रहिए उसको धीरे धीरे. जो जो चीज़ें चाहिए आप करते रहिए. सो one is like your customized skincare regime. Second is your analysis. अगर मैं इसका gist बनाऊँ तो second is your analysis. And third, very very important is on a daily basis self care. So exercise को combine. अगर आप exercise या योगा या fitness, I do a combination. Okay. I am a yoga person and I go to the gym also. So your सेकेंड पार्ट, द लास्ट पार्ट आ जाता है योगा, एक्सरसाइज एंड योर डाइट. सो आपकी जो स्किन है, आपकी जो बॉडी है, आपके हेयर है, इज अ टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स. निचोड़ के इनको पी लीजिए और समझ लीजिए अपने दिमाग में दैट दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू ऑन अ रेगुलर बेसिस. सो अगर आप मुझे बोलते हो ना कि मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं है, सो आई वुड से अगर मेरे पास टाइम है ना तो शायद सबके पास है. बिल्कुल बिल्कुल. आई स्टार्ट वर्किंग आउट एट 6:30 एंड लाइक 11-12 बजे तक इफ आई एम वर्किंग, तो अगर मैं निकाल सकती हूँ तो आप भी निकाल सकते हो. बिल्कुल. और अपने लिए टाइम निकालना चाहिए. और पिछली बार मैम आए थे तो मैंने इनसे पूछा कि मीठा की बात हुई थी, तो मैम ने कहा कि कुछ तकरीबन 10-11 साल हो गए हैं कि प्रॉपर मीठा नहीं खाया, मतलब कि है ना. सो आई वुड से प्रॉपर मीठे के बात ये है कि मैंने शुगर, white sugar, it's been almost 10 years I have not taken. मतलब कि वो जरूरी है. Yes. So मेरे को ऐसा लगता है कि हर चीज़ जो मैं अपने मुंह में डालती हूँ, it is, I would not say it is calculated. Yes. मैं हमेशा conscious effort होता है कि जब मैं खा रही हूँ वो एटलीस्ट मुझे कुछ न्यूट्रिशन देनी चाहिए. So मैं it's a very sweet thing which I do, I think. मैं पता नहीं जगह जगह से जाके, जहाँ पे फार्मर्स होते हैं ना, और वो मुझे कहते हैं कि वो अगर बताते हैं कि हम अपने गांव से ये चीज़ें खुद प्रोक्योर करते हैं, तो आई गो फॉर द ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ दैट. सो इन द प्रोसेस आई एम सपोर्टिंग द फार्मर्स. बट मेरे को हमेशा ये रहता है कि अगर मैं सब्जी भी ला रही हूँ अपनी फैमिली के लिए, या मैं अभी कोई प्रोडक्ट मीन खाने का कोई भी चीज़ें खरीद रही हूँ, तो उसका जो सोर्स है वो भी ठीक हो, ताकि मी एंड माई फैमिली वी एटलीस्ट हैव समथिंग न्यूट्रिशियस गोइंग इनसाइड. केमिकल्स ना खाएं. केमिकल जितना कम से कम हो वो हम कोशिश करते हैं. और मुझे लगता है कि नीतू मैम का अगला बिजनेस भी यही है. अगला वेरी ट्रू आने वाला है. आने वाला है. दैट्स आल्सो गोइंग टू बी अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू. सो नेक्स्ट इन द पाइपलाइन वो भी. अब सब्जियां हम 9 सेक्टर से खरीदेंगे. 9 में ही होगा. देखिए आने वाला है. HM एस्थेटिक्स है. यस, HM एस्थेटिक्स इन सेक्टर 9. यस, है ना. और ये कब स्टार्ट हुआ फिर? So this is like 3 years down the line now. Okay. Yeah, and again our very sweet friends of ours, and I've partnered with them. And ये कैसे शुरू हुआ? ये ऐसे शुरू हुआ कि चंडीगढ़ में सैलून एंड लोग तो अपने आप को ब्यूटीफाई तो कर ही रहे थे. सो जब वो ब्यूटीफाई कर रहे थे अपनी मेकअप के साथ, तो उनकी फाउंडेशन जो थी वो बहुत ही ख़राब थी. तो मुझे हमेशा फाउंडेशन से मतलब रहा है. मुझे लगता है कि जब आप मेकअप रिमूव कराओ तो आपकी स्किन कैसे होनी चाहिए? वाओ, दैट वाओ फैक्टर शुड बी देयर. सो सारी ब्राइड्स हेयर मास्टर्स में आती थी और मेकअप करा के जाते थे और बहुत सुंदर लगते थे, बाल भी बहुत. एवरीथिंग इज, जब हम मेकअप कर लेते हैं, हम हेयर डू कर लेते तो और ड्रेस पहनते तो फिर बिल्कुल वी लुक जैसे हम दुनिया की सबसे सुंदर अप्सरा है, हम वैसे लगते हैं. बट जैसे मेकअप रिमूव किया, एक्ने भी है, पिंपल्स भी हैं, गड्ढे भी हैं, सब कुछ है. सो दैट वाज समथिंग दैट आई वांटेड टू स्टार्ट ऑफ. आई वांटेड टू क्रिएट दैट अवेयरनेस. तो था ही, पर मुझे उन फाउंडेशन का ठीक करना था. सो जो भी ब्राइड्स आ रही है, जो भी लोग वहाँ पे आते थे, मुझे उनकी फाउंडेशन ठीक करनी, चाहे वो मेकअप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पर उनकी जो बेस है, चाहे वो स्किन, हेयर, बॉडी का है, वो परफेक्ट होने की कोशिश करते थे. प्लस मुझे ये था कि ये मेरा अपना वेंचर है जिसमें मैं एक अलग लेवल पे लोगों को डील करूं, एज फार एज
एज रिवर्सल इज कंसर्न्ड, मुझे ना रीजनरेटिव मेडिसिन में बहुत विश्वास है। मुझे लगता है कि अगर हम सेल्स को रीजनरेट कर सकते हैं किसी तरह से भी, तो हम अपनी एजिंग को डिले कर सकते हैं। आजकल इस पे रिसर्च भी बहुत ज़्यादा चल रही है। बहुत रिसर्च है इसके ना, इस पे ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही है, जिसमें आई थिंक कुछ वो टिश्यूज़ को वो कुछ आपके कैप्सूल्स आए हैं जिनको सो हर जैसे कि आपके हेयर है, हेयर में पीआरपी है, ठीक है, पीआरपी आपका प्लेटलेट्स रहते हैं, क्लियर करते हैं आपके हेयर में डाल देते हैं, तो न्यू हेयर बनने लग जाते हैं। सोचो ऐसे फेस के ऊपर है, हम न्यू सेल्स जनरेट कर सकते हैं। सेम इज विद बॉडी। सो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है आजकल कि हम एक्चुअली आपको 10 years यंगर बना सकते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। जो लोग हमारे पास फर्स्ट इम्प्रेशन लेके आते हैं कि कॉस्मेटोलॉजी का मतलब है, एस्थेटिक्स में जाने का मतलब है कि आपकी एक फेक लुक है, आर्टिफिशियल। आई डू नॉट, इट्स ऐसा नहीं है। अगर ये अच्छे आर्टिस्टिकली किया जाए, क्रिएटिवली किया जाए, और अगर हम पूरा टेक्नोलॉजी को एट इट्स बेस्ट यूज़ करें, और हम सारे अपने दीज साइंस पैक्ड हमारी जो चीज़ें हैं जिसमें हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि इंग्रेडिएंट्स की बात कर रही हूँ, सारे वाइटामिन्स हैं, और हमारे हाइलुरोनिक एसिड है, और हमारे विटामिन सी है, हम सब एंटीऑक्सीडेंट्स, हम सारी चीज़ों को अगर हम लेके चलें तो इनसे क्या है कि आपके सेल्स रीजनरेट होते ही हैं, आप डिले कर देते हो अपनी एजिंग को। सो ये सारी चीज़ें को तो हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा। मेरे को ना बड़ा मज़ा आ रहा है ये वाले पार्ट पे बात करके, बिकॉज आप डिस्कस कर रहे हो एज को डिले करना, और बहुत ज़रूरी है। मतलब कि लोगों को लगता है कि ये मतलब कि बड़ी वो चीज़ है ना कि क्यों डिले करना है ना, या ऐसे करना। मेरे को लगता है कि आपको यंग दिखना है और आपको अच्छा लगता है दिखना, तो आपको ये करना चाहिए। बिकॉज मेरे को तो खुद ये बहुत पसंद है। देखिए आई वुड से कि हम ना अगर हम यंग फील करते हैं ना, और अगर हम यंग दिखते हैं, तो हमारे काम करने का भी थोड़ी सी पोटेंशियल बढ़ जाती है। सो ये चीज़ें तो ध्यान में रखनी पड़ेंगी। सो इसका ना मल्टीफुल फ़ायदा है। अगर हम अपनी एज से फॉर सम रीज़न यंग लगते हैं ना, तो हम हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, चाहे लोग जितना मर्जी कहें कि हम जैसे भी हैं ठीक है। ऐसा नहीं होता। जब आप अच्छे लग रहे हो तो आपको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस ज़रूर आता है। सो अगर वो कॉन्फिडेंस आपको इन सब चीज़ों से आ रहा है, देन व्हाई नॉट। सो आप देखिए, मैं ये नहीं कहते कि हर चीज़ नेचुरल तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से है, बट नॉट एवरीथिंग इज केमिकल। These things are researched, they are well researched, तभी आई हैं। सॉरी आपको बीच में टोक रहा हूँ। हम बाकी चीज़ों के लिए भी तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना। बिल्कुल है ना, उसमें तो हम कभी नहीं सवाल पूछते। बिल्कुल नहीं पूछते। तो देखिए, मैं छोटी सी चीज़ कहती हूँ, कॉम्बीफ्लैम लेते हैं, ठीक है, गोली कॉम्बीफ्लैम के डोलो लेते हैं, हम दवाई खाते हैं, और हमारा बुखार कैसे चले आता है। तो जो हम स्किन पे लगा रहे हैं, अगर ये रिसर्च करके साइंटिस्ट बना रहे हैं, या हम साइंस पैक टेक्नोलॉजी से आपकी एज को रिवर्स कर रहे हैं, या आपके हेयर, स्किन और बॉडी केयर कर रहे हैं, वाई डोंट यू यूज़ इट। जब हम सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं, और फिर भी आप कहो कि मैं मसाज करवा के फेशियल करा, वाई आर यू डूइंग दैट? वाई डोंट यू गो हेड विद मेडिकल थिंग्स, जिससे आपको रिजल्ट्स ही नहीं आएंगे, आपको बेनिफिट होगा। एंड इन द प्रोसेस ऑब्वियसली यू आर generating your cells, you are delaying age, and you are becoming younger, confident. इसका सारा फायदा किसको है? आपको है। अरे आप कभी मतलब कि कोई पूछे ना, जैसे कि व्हाट्स योर एज, है ना, कि और वो बोले जी मैं तो 45 और वो लग रहा हो 35, तो उस रूम में उस बंदे के बैठे ही कितनी लोग ऐसा, अच्छा निखिल, एक और चीज़ इसमें, बैटरी तो उनकी होती है, और लोगों को पता है क्या लगता है कि इससे हमारे बहुत पैसे लग जाएंगे। एक उनके दिमाग में है कि अगर हम ये प्रोसीजर्स कराएंगे बहुत पैसे लगेंगे। तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। आप ये बियर्ड को ट्रिम कराते हैं, आई थिंक आपको शायद नहीं मालूम, इसमें लेज़र हेयर रिमूवल भी होता है, ठीक है। नाउ लेज़र हेयर रिमूवल एक सिटिंग एवरी मंथ होती है, तो 6 सिटिंग्स आपकी होती है। 6 सिटिंग्स में आपके 80% के करीब बाल चले जाते हैं परमानेंटली खत्म, वहां से नहीं आएंगे नहीं। ओके। आप हर तीसरे दिन, बिकॉज यू हैव टू लुक वेरी वेल ग्रूम्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट बियर्ड नाउ, आप हर तीसरे दिन बार्बर के पास जाके आप सेटिंग कराते हो। ऑब्वियसली आप सोशल मीडिया पे भी हो, सब जगह हो, यू वांट टू लुक गुड, अपने आप से इतनी क्लियर तो होगी नहीं। एवरी थर्ड डे आप जाते हो, तो आपने कितने पैसे स्पेंड किए। सेम
अमाउंट आप सोचो 6 महीने में 6 सिटिंग्स के बाद आपके 80% बाल चले गए, और दूसरी तरफ आप सारी जिंदगी बिल्कुल हर तीसरे दिन जाके आप अपनी कटिंग कराते हो। वैसे तो फायदा हमारा ही है, दोनों जगह हमें फायदा हो रहा है, बट कोई चीज आपको जल्दी मिल रही है, ये अर्ली रिजल्ट्स दे रही है, फिर अब आप मनी वाइज देखिए, पहले तो टाइम, फिर उसके बाद टाइम हो गया, उसके पास मनी हो गई, एंड फिर कोई इसमें व्हाट इज बैक्ड बाय साइंस। सो सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी तरफ जा रही हैं, और अब जो है बिकॉज वी क्रिएटिंग सो मच ऑफ अवेयरनेस एंड एजुकेशन, अब लोग इस तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। अर्लियर इट वॉज डिफिकल्ट, बट नाउ इट इज़ बिकम वेरी इजी बिकॉज पीपल आर कॉन्शियस, दे आर एजुकेटेड, दे आर अवेयर, एंड सोशल मीडिया तो आपको पता ही है हर जगह। और मेरे को ना एक बड़ी अच्छी चीज़ लगी आपके सोशल मीडिया पे एक चीज़, कि लड़कियां तो चलो फिर रेडी हो जाती है ना, अपनी वीडियो बनवाने के लिए, है ना, कि हम ये करवाने आए हैं आपकी क्लिनिक पे और ये हमारा चल रहा है, स्किन ट्रीटमेंट चल रहा है। लड़कों को मनाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज उनको ये लगता है, उनकी तो ईगो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है कि अच्छा मैं कैसे बता दूं दुनिया को कि यार मैंने ये करवाया, वो बोलेंगे तू कुड़ी है ना। एक तो हमारे पंजाब में ये बहुत है, बिल्कुल है ना, लेकिन आपके पेज पे जाओ तो वहाँ पे लड़के अच्छे से, आप मानोगे हमारे पास कितने आर्टिस्ट आते हैं, कितने मेल्स आते हैं। आई वुड से इट द रेशियो इज ऑलमोस्ट 50-50%, और समटाइम्स देयर आर डेज व्हेन आई हैव जस्ट मेन कमिंग टू मी, बिकॉज एक और चीज़ है ना, लड़कों ने सोशल मीडिया, अब तो लड़के भी सोशल मीडिया पे है, दूसरों ने बेचारों ने मेकअप नहीं करना, सो उनकी स्किन तो और भी बेटर लगनी चाहिए एज कम्पेयर टू गर्ल्स। और ये ना बिजनेसमैन वाली बात कर दी आपने फिर दोबारा, किसी इतने तुम वहाँ पे लगाते हो हर बार शेयरिंग, बिल्कुल वो जरूरी है, बस कैलकुलेट। अगर आप मनी को देखें, सी आई एम ऑलवेज एज यू सेड, आई एम आल्सो बिजनेस पर्सन, आई एम आल्सो बिजनेस, मैं अगर मुझे पैसा वसूल हो रहा है, ठीक है, ऊपर से मुझे मेडिकेटेड चीज मिल रही है, ऊपर से मुझे रिसर्च वाली चीज मिल रही है, फिर व्हाई वुड आई गो हेड विद नॉर्मल थिंग्स। पहले वहां जाओ, वेट करो, ठीक है, या तो उसे अपॉइंटमेंट लो और वहां वेट करो। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, अभी तो बाकी एग्जाम्पल्स मेरे पास इतनी हैं कि आप बोलोगे कि ओके वी आर गोइंग टू, आप सारे मेरे पास ही आ जाओगे फिर। नहीं, और वो अच्छी चीज़ है कि मैंने वो ऐसे भी बोला कि बाकी चीज़ों के लिए तो हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं ना, आजकल हम लीवर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, इतनी चीज़ें आपने बहुत सही बोला, हम बाकी चीज़ों के लिए डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, तो इसके लिए डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाना। वाई आर यू वेस्टिंग योर मनी ऑन एवरी प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट एक इन्फ्लुएंसर डालते हैं आप उसको खरीद लेते हो, व्हाई आर यू डूइंग दैट। वो हो सकता है आपकी स्किन के लिए है ही नहीं, जस्ट बिकॉज इट्स गॉट गुड रिव्यूज, इट्स अ गुड प्रोडक्ट डजंट मीन इट इज मेंट फॉर यू। आपको डेफिनेटली अपने डॉक्टर के पास जाना है, उनसे कंसल्ट कीजिए, अपना स्किन केयर रिजीम बनाइए, एंड देन मूव अहेड। डोंट वेस्ट योर मनी, अपनी मनी को एक पैसा वसूल की तरह मानिए। सो हैव अ राइट एटीट्यूड इन लाइफ। जैसे आप ये करोगे आपको रिजल्ट्स दिखेंगे, एंड विद बाय द वे विद वेरी लेस मनी। जो आप पता नहीं कितने मल्टीपल प्रोडक्ट्स लेते हो या मल्टीपल चीज़ें करवाते हैं अपने फेस पे, अगर आप पर्टिकुलरली उतनी चीज़ें कराइए जो आपकी स्किन के लिए आपकी बॉडी के लिए बनी है, यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर एल्स। मेरे को एक किस्सा याद आया सी, एक कोई लड़की थी, उसने अपने ब्राइडल मेकअप करवाया, तो उसने कोई उन्होंने करते हैं ना कि वो फेशियल वगैरह करते हैं, तो वो लगवाया, कोई क्रीम थी, तो उसका साइड इफेक्ट हो गया, उसकी पूरी स्किन ब्लैक हो गई। तो ये इंसिडेंसेस बहुत बारी हो चुके हैं। आप ये वाली बात कर रहे हो, ऑन द डे ऑफ माई मैरिज, एक दिन पहले जब मैंने मेकअप करवाया, सो मेरी स्किन भी पूरी, मैंने कभी मेकअप नहीं करवाया था, तो मेरी स्किन पूरी रेड होके, मतलब ऑब्वियसली ब्लैक तो नहीं हुई पर रेड पूरी हो गई थी। सारी रात आई वॉज सिटिंग एंड आई ऑब्वियसली हैड टू गो टू द डॉक्टर कंसर्न, पर रात में थैंकफुली ठीक हो गई थी, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉज एबल टू डू माई मेकअप। सो ऐसी कंडीशन में वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। नंबर 1, शादी से पहले अपनी सारी प्लानिंग शुरू कर दो। आप जो प्लान करते हो कि आप इमीडिएटली मेकअप करवा के सीधा आप शादी के लिए जाओ, वो ऐसा शायद आपकी स्किन के लिए ना हो। तो आपकी प्रिपरेशन एक दिन पहले नहीं, आपकी प्रिपरेशन कुछ महीने पहले शुरू होनी चाहिए। ट्राई लेना बहुत ज़रूरी है। गो विद बेस्ट ब्रांड्स जो आपकी स्किन के लिए सूटेड है, बिल्कुल बेस्ट से भी ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव है और जो आपकी स्किन के लिए बने हैं। सो आई वुड से स्किन केयर अपनी पहले ही शुरू कर दीजिए, अपना रिजीम पूरा सेट करवा, अपने ट्रीटमेंट्स पहले करवा लीजिए, एटलीस्ट 3 months पहले अपने डी डे से, और अपना मेकअप भी
अपना ट्राई करके फिर आप आगे चलिए। बिल्कुल। और जैसे कपड़ों पे जाती है ना, जैसे ब्राइड जो होती हैं वो 3-3 4-4 महीने पहले लहंगे वो तो पहले उसकी सारी प्लानिंग पहले हो जाती है। मेरे को लगता है कि वो बाद की चीज़ है। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए आप अपनी शादी वाले दिन तो अच्छे लगोगे ही लगोगे, बिकॉज आप इतने अच्छी ज्वेलरी और इतने अच्छे ड्रेसेस पहन रहे हो, बट अगर आपका फेस और आपके हेयर और आपकी बॉडी वेल टेकन केयर ऑफ है, देन आपको ये सब इश्यूज नहीं आएंगे। सो इसकी प्रिपरेशन पहले करनी ज़रूरी है। और आई वुड से आप सिर्फ सीधा सैलून या कुछ मतलब तो आपने क्या करना है, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ये चीज़ों का पहले ध्यान रखिए एंड देन गो हेड विद अदर थिंग्स। एंड सरप्राइजिंगली इतनी अवेयरनेस शायद हमने अपने वीडियोज़ में क्रिएट कर दी है कि नाउ मेरे पास ऑलमोस्ट 60% ब्राइड्स आर कमिंग। अगर उन्हें कुछ मेजर ट्रीटमेंट्स नहीं भी कराने हैं, दे फॉर्मुलेट अ प्रॉपर स्किन केयर रेजिम फ्रॉम पहले ही करवा लेते हैं ताकि उनकी स्किन बाद में पूरी रेडी हो जाए। और अगर वो मेकअप लगाते भी हैं, सपोजिंग वो लेयरिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, और जब वो मेकअप रिमूव करते हैं तो उनकी स्किन बिल्कुल कायम रहती है, ख़राब नहीं होती है। आपने वही वाली बात बोल दी। जब कई बार आजकल जैसे जो आप एक्ट्रेसेस को देखते हो ना, तो जब अपना मेकअप उतारती हैं आजकल, उनकी तब भी स्किन ग्लो कर रही होती है बहुत ज़्यादा, है ना, बिकॉज उनको अवेयरनेस है इस चीज़ की, है ना। और वो सबसे पहले हिचकते भी नहीं हैं इन चीज़ों को करने से, है ना, तभी वो हमसे आगे हैं, है ना। हम लोग डरते नहीं, यार उसने वो करा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। मुझे लगता है कि जिस चीज़ से आप अच्छे लग रहे हो आपको करना चाहिए। सिर्फ कपड़े पहन के आप अच्छे लगते हो, आप करते हो, है ना। देखिए हमें ना हमेशा लगता है कि हम अगर स्किन के ऊपर कोई ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉर्मल थिंग। अगर आपको करेक्शन की ज़रूरत है, करवाइए। अगर आपको स्किन केयर रेजिम अगर फॉलो करना है, करिए। अगर स्किन की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, करिए। और देखिए अपनी स्किन को मेकअप के बिना भी रखिए। अपनी स्किन को बेयर करने की हिम्मत होनी चाहिए। वो तभी आएगी अगर आपकी स्किन क्लियर होगी। अगर लड़के अपनी स्किन को ऐसे रख सकते हैं, बेयर रख सकते हैं, तो आप लड़कियों को क्या प्रॉब्लम है। कितने बच्चे आजकल आते हैं, गर्ल्स आती है फुल मेकअप। व्हाई डू यू नीड दैट मेकअप? वो इसीलिए यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, या फिर आपकी स्किन में प्रॉपर वो नहीं है, आपकी स्किन में ब्लेमिशेस या कुछ कोई प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई करो। और यंग एज में आई वुड से 35 लेस आप लोगों को एक्चुअली मेकअप की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट किसी भी फीमेल को मॉर्निंग टाइम पे इतनी मेकअप की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप अच्छी अपना स्किन केयर कर रहे हैं, प्रॉपर आपकी स्किन के जो ट्रीटमेंट्स आपकी स्किन के लिए रिकमेंडेड है वो कर रहे हैं। नंबर 3, आप एक्सरसाइज अच्छी कर रहे हैं, आप योगा कर रहे हैं, सेल्फ केयर आपकी अच्छी है, और आपकी डाइट अच्छी है विच प्लेज अ मेजर रोल, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत होती है। ऑन अ डेली बेसिस बेयर योर स्किन एंड यू गुड टू गो। हैव अ गुड स्माइल, कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर, और हाइड्रेटेड रखिए अपनी स्किन को विद अ नाइस सनस्क्रीन। आई एम श्योर यू विल लुक द बेस्ट। और ये जो आपने बात बोली थी ना पहले कि ब्राइड्स को पहले से प्लानिंग करनी चाहिए, मुझे लगता है लड़कों को ज़्यादा करनी चाहिए, बिकॉज वो तो हफ्ता पहले निकलते हैं घर से, हफ्ता भी नहीं, 2 दिन पहले, कि अच्छा आज ना जाके आप फेशियल करा लेंगे तो बस अपना काम हो गया। ऐसे लड़के हैं, बहुत मुश्किल होता है उनको ये समझाना कि उनको बहुत पहले आना ज़रूरी है ताकि अच्छी लगे उनकी स्किन। वो मोस्ट ऑफ द बॉयज़ वो फेस वॉश भी नहीं करते हैं। सो ऐसे भी लड़के हैं हमारे पास, तो उनको मोटिवेट करना शुरू कर दिया है हमने, ताकि वो अपनी प्रॉपर स्किन केयर करें। देखिए निखिल, एक ना स्किन केयर का एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट ये भी है, स्किन कैंसर एक चीज़ है जिससे कि आप बच सकते हो अगर आप सिंपल फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन लगाते हैं। सनस्क्रीन से आपकी सन की जो बैड रेज है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी, आपकी डिफ्लेक्ट हो जाएंगी और आपकी स्किन के अंदर नहीं जाएंगी। सो आपकी स्किन भी तो प्रोटेक्टेड है ना। सो इन द प्रोसेस आपकी स्किन बेनिफिट ही कर रही है। बिल्कुल। सो आपको थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है। और लड़कों को जो अपनी शादी से पहले एकदम से आगे कहते अब मुझे ठीक कर दो, उनको एकदम से नहीं ठीक होता, एकदम से नहीं होता, उनको आना जरूरी है, पहले आना जरूरी है। पीजे ही जाते हैं, साल लग जाता है लोगों को। आप बिल्कुल ठीक कहा आपने, है ना, साल नहीं, कई बार ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। आपकी स्किन है, एकदम से तो हम ठीक नहीं कर सकते। बिल्कुल। सो पहले रखना
पहले अपना स्किन का केयर करना ज़रूरी है। यू नो मेरे रिलेटिव्स थे, उनकी एक बेटी थी, उनका ना एक होंठ नहीं था जब वो पैदा हुई, तो यू नो पीजीआई वालों तक लेके जाना उनको एक बहुत बड़ा टास्क था। उनको लगा कि नहीं ये ठीक नहीं हो सकता, लेकिन मेरे नाना जी ने कहा कि नहीं आप चलिए मैं डेट लेता हूँ, यू नो मैं कार्ड बनवाता हूँ। तो वहाँ लेके गए, उन्होंने कहा सी देखो अभी ये छोटी है, अभी इसका हम नहीं कर सकते, लेकिन आफ्टर 4 ईयर्स या 5 ईयर्स आप इसको लेके आना। और आज उस लड़की की शादी हुई है, यू नो। देखिए वो क्लेफ्ट लिप्ड होता है ना, तो फिर आपको उसको ठीक तो करना पड़ेगा। और वो ठीक हुई और वो ठीक हुई, आज उसकी शादी हुई, वो कोई कह नहीं सकता। सी करेक्शन राइट टाइम पे अगर करेक्शन कर दी जाए तो वो प्रॉपर, जैसे कि आपने कहा ये प्लास्टिक सर्जरी से हो जाता, अगेन सेल रीजनरेट कर देते ना। अब अगर उसने सोचा था हो ही नहीं सकता, सो साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है आजकल, आप कुछ सोचते हो उससे पहले साइंस ने निकाला हुआ है। बिल्कुल। सो आपकी हर प्रॉब्लम का हल हमारे पास है। और वो नहीं करवाते, और जबकि वो गांव में रहते थे तब भी उसकी मदर ने कहा नहीं मैं रिस्क लूंगी, मैं ये करवाऊंगी। और अगर वो नहीं करवाते तो कितना बुली होती वो लड़की, बिकॉज इतना पार्ट उसका था ही नहीं। हाँ, वो क्लेफ्ट, वो इन कंडीशंस में बहुत ज़रूरी है कि आपकी पहले से ही वो चीज़ जो है ना सॉर्ट आउट हो जाए। और आज उसकी शादी हुई, मैं देख के हैरान था उसकी फोटोज की, सी कोई बता ही नहीं सकता इसकी प्लास्टिक सी साइंस बहुत ही एडवांस हो चुकी है। हमें हर चीज़ का इलाज अब हमारे पास है। सो हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए, और जब भी ज़रूरत हो और अगर नहीं भी ज़रूरत है तब भी हमें एटलीस्ट कंसल्ट करके अपना एक हमें अपनी बॉडी और अपनी लुक्स के बारे में पता होना चाहिए। सो ज़रूरी है कि अपने जो अच्छे डॉक्टर हैं आपके, उनको अपने हाथ में रखिए और उनको टाइम से टाइम उनको कंसल्ट करते दीजिए अगर कोई भी इशू है। अरे मैं तो जाने वाला हूँ पक्का ये चीज़ के लिए, और भी चीज़ें कंसल्ट करूँगा कि कैसे आप अपनी स्किन को अच्छा रख सकते हैं। इसलिए नहीं कि मैम आए हैं, इसलिए कि मुझे खुद को बहुत शौक है इन चीज़ों को करने का, और करना भी चाहिए अगर आपको अच्छा लगे तो। और सबको पहले जाना चाहिए शादी से, एक दिन पहले नहीं, 3-4 महीने पहले, है ना। 3-4 महीने बहुत ज़रूरी है। हाँ, बहुत ज़रूरी धीरे धीरे हम आपकी स्किन के ऊपर काम करेंगे। या कोई भी और इश्यूज हैं, वो हेयर भी हो सकता है, इट कैन बी बॉडी, कोई भी प्रॉब्लम आती है इमीडिएटली आने से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ट्रीट करना। जैसे ना मैं किसी को सुन रहा था, वो बोल रही थी कि लोग ना आजकल अंडे लगा रहे हैं सिर पे, या बियर से सिर धो रहे हैं। कहती ऊपर लगाने से कुछ नहीं होगा, कह रही अंदर करो कुछ जिंदगी में, कह रही अंदर तो कोई कुछ कर नहीं रहा है। देखिए आजकल थोड़ी सी एडल्ट्रेशन काफ़ी हुए। सो अगर आप अंडे लगाते हैं, कई बार उसमें एक बैक्टीरिया होता है सैल्मोनेला। सो ये बैक्टीरिया अगर आप लगाते हैं और अपने फेस पे लगाते हैं या हेयर में लगाते हैं, आपको इनफैक्ट इन्फेक्ट कर सकता है। सो ऑर्गेनिक चीज़ें भी प्रॉब्लम कर सकती हैं। सो ज़रूरी है जो भी आप चीज़ लेते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप क्या लगा रहे हो। समटाइम्स ये आपका डिफरेंट रिएक्ट कर सकते हैं। सो हर ऑर्गेनिक चीज़ जो है वो सेफ नहीं होती है। सो स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी होना है, एजुकेट होना ज़रूरी है, और अवेयर रहोगे तो आपको ये सब इश्यूज नहीं आएंगे। यू नो एक और एग्जांपल आ गया मेरे को, मेरा एक कज़न था एक और, वो आता नहीं बालों पे लगाने के लिए कलर के साथ, क्या बोलते हैं उसको, केमिकल होता है एक, तो वो ना लेके आया, कह रहा है इससे ना मेरे बाल ब्राउन हो जाएंगे। यू नो उसने वो लगाया रुई के साथ। उस समय आई थिंक हम प्लस फर्स्ट ईयर में थे, वो भी फर्स्ट ईयर में था, तो आज उसके बाल तब से वाइट हैं। और तो वो केमिकल से फुली ब्लीच हो गया ना उसके बाल, तो वो वापस रिटेन हेयर कलर नहीं, पूरा उसका हेयर ही खराब हो गया, डैमेज हो गया। तो डैमेज हेयर को रिवाइव करना तो हार्डली पॉसिबल है। उसको तब से वो कलर करवा रहा है वो। तो क्योंकि बाल परमानेंटली उसका लॉस हो गया ना, पिगमेंट ही चला गया बालों का। वो पहले तो आजकल भी हम यही कर रहे हैं ना, अपने बालों को हम केमिकल्स लगा के अपने बालों को खराब तो कर ही रहे हैं। साथ में आपने देखा अर्ली एज में बाल बिल्कुल रहते ही नहीं है। बिल्कुल। कितने लड़के हैं जो 30-35 पे बिल्कुल बॉल्ड हो रहे हैं। तो रीजन क्या है उसका? ऑब्वियसली लाइफस्टाइल है एंड प्रोडक्ट्स जो हम लगाते हैं। इट्स टोटली कॉम्बिनेशन है। आई वुड नॉट से कि एक सिंगल चीज का है। बॉल्डनेस जीन्स में तो है ही है, पर अगर जीन्स में होती तो 50 के बाद होती है। तो ये जो 30-35 में जा रहे हैं, इट इज टोटली खुद की गलतियां काफी हैं। यस। अब जैसे कई लोग क्या करते हैं कि रोज ही शैम्पू करने लग जाते हैं, वो भी गलत है। बिल्कुल। सो अगर किसी चीज़ का ना कहीं पे आपको पता है, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं और कभी लिखा हुआ है कि पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री, ये सारी चीज़ें आजकल
हम बहुत गाइड कर रहे हैं आप लोगों को. सो आपको सुनना भी चाहिए, और अगर आप सुन रहे हैं उस पर अमल कीजिए. डोंट बाय सच थिंग्स जो आपके एक्चुअली सिस्टम को खराब करिए. थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी है. सो अगर आप हेल्थ कॉन्शियस होते हैं ना, इट्स नॉट अबाउट एजिंग ग्रेसफुली, इट इज एजिंग स्मार्टली ऑल्सो. आप क्यों बेवकूफ़ियाँ करना चाहते हो जिससे कि आप अपने आप को खराब कर रहे हो, एंड देन यू गोइंग अहेड विद हेयर ट्रांसप्लांट्स. फिर आप जाओ 9 सेक्टर नीतू मैम के पास कि मैम ठीक कर दो, फिर नहीं होता ठीक. सी आई एम ऑलवेज देयर, एंड आई फील दैट हम जो डिलीवर करते हैं वो बहुत ही जेन्युइन होता है, जिससे कि हम ना आपको पूरा गाइड करते हैं. And truly speaking, Nikhil, my advice is not just treatment. I believe in holistic medicine a lot. So I always combine holistic ways in the sense diet, exercise, and ये सारी चीज़ों को तो करते ही हैं. फिर हम साथ में ट्रीटमेंट्स और ये जो ट्रीटमेंट्स एंड स्किन केयर या बॉडी केयर या हेयर केयर को कंबाइन करते हैं. सो मेरा जो ये सर्कल है ना, मेरा सर्कल कंप्लीट तभी होता है विद लाइफस्टाइल चेंजेस, ट्रीटमेंट्स एंड सेल्फ केयर. सो इन चीज़ों के साथ जो है ना, आई फील आई गेट वेरी गुड रिजल्ट्स. आई एम बीइंग सेल्फिश, मैं बहुत सेल्फिश हूँ क्योंकि मैं ये चीज़ों को इंट्रोड्यूस करती हूँ, पर मुझे रिजल्ट्स बहुत फास्ट मिलते हैं. बिल्कुल. सो वो रिजल्ट्स जो है वो जेन्युइन होते हैं, फास्ट होते हैं, और वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं. यू नो आपको देख के ना आधे तो जो आपके पेशेंट्स आते होंगे वो खुद मोटिवेट हो जाते होंगे कि नहीं हमें मैम जैसा बनना है. यू नो और वो होना भी चाहिए. यू नो कई डॉक्टर मैंने ऐसे देखे हैं कि अंदर बैठ के वो लिखते हैं कि आपने स्मोकिंग नहीं करनी है, बाहर जाके उसी के साथ वो स्मोक कर रहे होते हैं. तो आपको यू नो आप बिल्कुल एक वो एग्जांपल हो कि जो आपको मिलने आ रहा है वो पहले ही मोटिवेट हो जाता है. बस ही मोटिवेट कर, आप खुद अगर ऐसे करेंगे आप दूसरों को मोटिवेट कर रहे हैं. यू शुड सेट एन एग्जाम्पल ताकि लोग आपको देख के या मोटिवेट हो. अगर हम किसी से मोटिवेट होते हैं तो कोई हमसे मोटिवेट हो. और वो होते ही होंगे, जो भी आती होंगी लेडीज वो कहते होंगे मैम आपके जैसा बनना है ना. लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. छोटी सी मेहनत है. हाँ. सेल्फ अवेयरनेस, और वो ज़रूरी है. अपने लिए टाइम नहीं निकालोगे तो किसके लिए निकालोगे. बिल्कुल. जैसे आप अपने लिए टाइम निकालने लग जाओगे, सेल्फ लव इज सो इम्पॉर्टेंट. जैसे आप अपने आप को लव करना शुरू कर दोगे, आपकी सारी प्रॉब्लम्स, आई वुड से 90% प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे. यस. सी मैं एक ही बात बोलूँगा लास्ट में कि एक बार कंसल्ट ज़रूर करें. करवाना ना करवाना उसके बाद की बात है, लेकिन एक बार जो भी आपको लगता है अपनी स्किन में ऐसा हो रहा है या वैसा हो रहा है कि मेरी ड्राई स्किन क्यों है, या मेरे को पिंपल्स क्यों है, या मेरे ये मोल क्यों है, एक बार कंसल्ट करना ज़रूरी है. उसके बाद करवाना ना करवाना वो आपकी मर्जी है, लेकिन जाओ ज़रूर, है ना. बिकॉज हम छोटी बीमारी के लिए अपने पास वाले डॉक्टर के पास चले जाते हैं. तो इन चीज़ों के लिए भी जाओ कि मेरे वाइट स्किन वो छोटे छोटे दाने क्यों आ रहे हैं, है ना, या ब्लैक हेड्स क्यों आ रहे हैं, आपकी स्वेटिंग क्यों ज़्यादा हो रही है. तो ये सब चीज़ें डॉक्टर से पूछनी चाहिए जब वो अवेलेबल है. सही कहा मैंने मैम. बिल्कुल ठीक है ना. बिल्कुल ठीक है. अगर आप इनको स्टार्टिंग में ही कर देंगे, स्टार्टिंग में इनको ट्रीट कर देंगे तो वो प्रॉब्लम बड़ी नहीं बनेगी. सो घर पे मत बैठिए और कंसल्ट करने में कुछ नहीं जाता है. जैसे आप कंसल्ट कर लेंगे तो आपको ठीक लगेगा. एंड वन मोर थिंग आई हैव टू ऐड दैट वी हैव लोगों को लगता है कि आपको पर्सनली आना ही पड़ेगा तब हम कंसल्ट कर सकते हैं. वी हैव वेरी गुड फॉर्मुलेशन. आप घर पे बैठे हुए हमारे साथ वीडियो कंसल्ट कर सकते हैं. सो यू डोंट, आई मीन आपको हमेशा लगेगा कि मैं ट्रैवल करके हमारे पास आएंगे एंड देन यू विल कंसल्ट. द बेसिक कंसल्टेशन, द फर्स्ट कंसल्ट कैन ऑल्सो हैपन विद द वीडियो कंसल्ट. हम आपको सारा गाइड कर देंगे एंड देन यू कैन प्लान अ विजिट. बिल्कुल. एक इनिशियल होता है कि हाँ मुझे ना एक ट्रस्ट बनेगा या मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और कुछ नहीं, आपको एक ट्रस्टेड गाइडेंस मिल जाएगी एंड देन यू कैन टेक योर कॉल. तो मेरे को लगता है कि लेकिन जो चंडीगढ़ में है उसको तो प्लीज़ आपके पास आना चाहिए. एब्सोल्युटली. है ना. मोटिवेट भी तो होना है. हाँ, लेकिन अगर वो दूर से हैं, जैसे कोई आउट ऑफ चंडीगढ़ से है या आउट पंजाब में कहीं रहता है ना, तो फिर आपको वो करना चाहिए. है ना. तो थैंक यू सो मच मैम. कैसा लगा आपको? बहुत मज़ा आया आई वुड से. एंड ट्रूली स्पीकिंग कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं अपने बारे में भी नहीं जानती थी. सो आज जब आपसे बात कर रही थी तो वो चीज़ें भी बाहर आई हैं. और आई एम वेरी श्योर कि ये बातचीत से हमें तो जो फ़ायदा हुआ है, आई होप आई कैन क्रिएट सम काइंड ऑफ अवेयरनेस विद पीपल अराउंड. वो उनको बात करने, उनको जो एजुकेट अगर मैं थोड़ा सा कर पाई हूँ और
एक अवेयरनेस क्रिएट कर पाऊँ, दैट वुड बी माई थिंग, आई वुड से। यस, और मैं ना अपने ग्रुप में तो जितने भी मेरे लड़के दोस्त हैं उन सबको, और जितनी लड़कियां भी दोस्त हैं उन सबको बोलूँगा कि प्लीज़ एक बार आप ज़रूर कंसल्ट करके आएँ, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज हर कोई ना यही डिस्कस कर रहा होता है, क्योंकि अब हमारी एज वैसी हो रही है ना कि हम उस तरफ चले हुए हैं। तो ये अभी आपने जो बात कही ना, हमारी एज, पहले तो एज, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज। वो हम आपसे बार बार मिलना पड़ेगा ना इसलिए मैं आपको ये बोल रही हूँ, क्योंकि आई वुड से अगर आप कहीं बाहर की कंट्री में जाओ, ट्रैवल करोगे ना, दे लिव एवरी डे ऑफ द लाइफ। यस, दे नेवर थिंक कि अब हमारी एज हो रही है। दे ऑलवेज से, या जैसे मैंने आपको बोला, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि आज का दिन है, अब नेक्स्ट। सो आपको अपनी एज उतनी ही कम लगेगी जितना आप सोचते हो। और उसके लिए मेरे पास आना बहुत जरूरी है, बिकॉज हम आपको मोटिवेट करेंगे। मोटिवेट आप करोगे, लेकिन हम ऐसी चीजें करते हैं, लेकिन ना फिर भी कभी कभी आप वो चीज में चले जाते हो ना कि नहीं यार, यू नो, तो ऐसे हो रहा है। लाइफ में ना एक मोटिवेटिंग फैक्टर हमेशा होना चाहिए। सो वो मोटिवेटिंग फैक्टर कोई भी हो सकता है। इट कैन बी योर सेलिब्रिटी, इट कैन बी अ टीवी आइकॉन, इट कैन बी योर फ्रेंड, और इट कैन बी मी ऑल्सो। सो लाइफ में ये मोटिवेटिंग फैक्टर जरूर रखिए, ताकि आप हंसते खेलते रहो और मोटिवेटेड रहिए। मैं अपने ग्रुप में तो पक्का बोलने वाला हूँ कि प्लीज़ एक बार मिल के आएँ, जिसको भी जो भी प्रॉब्लम है, मुझे पता है कईयों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो जरूर जाएं। और क्योंकि बिकॉज मेरे बहुत फैक्ट्स थे जो क्लियर हुए हैं आज। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो अहम चीज़ है अपनी ज़िंदगी में, ट्रीटमेंट्स और इन सब चीज़ों को साइड पर रखिए, लाइफस्टाइल चेंज जरूर लाइए। सो वंस आई एम हियर, आई होप आई कैन सेंड दिस मैसेज अक्रॉस, ब्रिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल चेंज इन योरसेल्फ, चाहे वो अपने सोल का है, अपनी बॉडी का है, और योर एक्सटर्नली है। सो बोथ वर्क ऑन योर इनर एंड आउटर सेल्फ बोथ। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। आपको कैसा लगा? It was very nice. I enjoyed. Thank you. Thank you.